अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि हम अपना सिलेबस वाइंड अप कर चुके हैं। और ये बात मैंने आपको कई दफा पहले भी कही कि भाई एएस के अंदर अगर आपने अच्छा रिजल्ट स्कोर कर डाला तो आप A2 के अंदर ऑलरेडी एक सिक्योर पोजीशन में होते हैं। आपके पास पूरे 10 महीने मिलते हैं पढ़ने के लिए। और A2 का मिजाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन गेम सारी एएस में ही बनती और बिगड़ती है। तो इसलिए एएस के अंदर जितनी मेहनत आप कर लें कम है, जितनी मेहनत हम करें कम है। और A2 में जब आप एएस का कोई अच्छा रिजल्ट लेकर जाते हैं तो आप सुकून से जाते हैं, वरना एंजाइटी से जाते हैं। रीटेक्स का मसला, एक्सेलरेटेड देने का मसला, सब्जेक्ट ड्रॉप करने का मसला, ये सारे मसले मसाइल की वजह से A2 का टाइम कॉम्प्रोमाइज होता है। और A2 का टाइम कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब कि एएस के साथ साथ A2 भी एट रिस्क आ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जितना बचा हुआ वक्त है, आपके पास लगभग थ्योरी पेपर में 1 महीना मौजूद है। ये 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। इस टाइम में अगर आप रोज अपने तमाम, तीन तो सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास चार होंगे, अगर आप चारों सब्जेक्ट में जितना हो सके मैनेज करें तो इंशाल्लाह बेहतरी ही आएगी, बदतरी नहीं आएगी। ठीक है। 18th में, हाँ, पूरा 1 महीना है आपका। चले भाई। तो बेटा, आज से हम जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, इस सिलसिले का पहले जरा एक डेकोरम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो फायदा पहुंचना मकसद है आपको पहुंचाना, वो हासिल हो। देखिए, आज से आने वाले सेशंस के अंदर हम कुछ सेशंस में आपको ईयरली पास पेपर्स करा रहे होंगे। ईयरली पास पेपर इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज एंड टू अंडरस्टैंड द होल सिलेबस, टू कनेक्ट द होल सिलेबस। और फिर वहां आप वीक जोन आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईयरली करते हुए। ईयरली करने का मकसद शायद कि बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस वाले पार्ट में तो टॉपिकल से ही ज्यादा आपको हेल्प मिलती है, लेकिन जब आप ईयरली करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का, और आपको कि सवाल पढ़ने के बाद क्या क्लिक कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारे आइडियाज आपको ईयरली करते हुए क्लियर होते हैं। और फिर उसमें आप अपने वीक जोन्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बाज दफा बढ़ता भी है और बाज दफा घटता भी है। अगर आपकी ओवरऑल तैयारी टुक 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 चल रही थी तो ईयरली करते हुए जाहिर है, अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो सारे के सारे वीक टॉपिक तो नहीं आ जाएंगे ना एग्जाम में। जाहिर है कि वो टॉपिक्स भी आएंगे जो कि आपके स्ट्रांग भी होंगे। तो इसलिए अगर कोई आप टॉपिकल कर रहे होते हैं किसी वीक टॉपिक का, तो वहां आप हर क्वेश्चन में शायद स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जब आप ईयरली कर रहे होते हैं तो आप हर क्वेश्चन में स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इंडिविजुअली कहीं स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं और कहीं पर आप अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें एक बैलेंस आ जाता है जिससे आप बेहतर महसूस करते हो। तो बेटा बच्चा, अच्छा, अब इसमें तरीकेकार क्या होता है? देखो, मैं जो आपको पास पेपर्स कराऊंगा, ये मैं रैंडमली सिलेक्ट नहीं करता। ये ओवर द इयर्स बहुत सारे रीजंस की वजह से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम कुछ दिनों में कुछ टॉपिक्स के टॉपिकल्स को गो थ्रू कर रहे होंगे, कुछ दिनों में हम ईयरली पास पेपर्स कर रहे होंगे, और मीन वाइल आपको मैं डेडिकेटेड ईयर्स बताता जाऊंगा। और वो ईयर्स, जैसे आज मैं आपको एक पेपर कराने का इरादा रखता हूँ, साथ में मैं आपको 2 पेपर्स आपको मैं खुद करने के लिए दूंगा, तो वो असाइनमेंट के तौर पर आपने करने हैं, लाजमी करने हैं, ठीक है, लाजमी तौर पर करने हैं। तो इस तरह से कुछ पेपर आप करेंगे, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। मैं जो कराऊंगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और वो क्या है, जब मैं पेपर सॉल्व करा लूंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, पेपर सॉल्व करा लूंगा फिर बताऊंगा। सही। तो इस तरह से करेंगे, ठीक। तो अल्लाह आपका भला करे, शुरू करें। आज हम पहला पेपर जो कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप रेफरेंस उसका देख लेंगे। जो बच्चा चाहे उसे अभी डाउनलोड भी कर सकता है मीन वाइल के, जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, मेरा पेपर कराने का जो तरीकेकार है वो मुख्तलिफ होता है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि पेपर बच्चों को दे दिया, बच्चों ने खुद से कर लिया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। अब दो चार जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो लाजमी कर लेते हैं। अब वो उनसे वो सर पूछ लेते हैं कि भाई, हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं आ रहा। अब वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहते हैं मसला नहीं आ रहा। वो कहते हैं 5 सवाल हैं, 5 में से एक पार्ट में मसला है, सर ने वो पार्ट बताया, चल मेरे भाई पेपर खत्म हो गया। दैट इज अ, एज अ टीचर ना, ये बेहतरीन तरीका है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसमें अपना लोड बढ़ता नहीं है ना मेरा। ऐसे पास पेपर सेशन कराना हो तो मैंने बेगम से भी कहा, मैंने कहा भाई चाय दे दो मुझे, अच्छी सी, सर में दर्द होने वाला है मेरे, क्योंकि मेरे पास बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं तो वो सर में दर्द कर देते हैं। तो पूरा पेपर खुद सॉल्व कराने में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है, ख्वारी भी ज्यादा होती है, लेकिन यकीनन फायदा भी ज्यादा होता है, क्योंकि आप
इररिस्पेक्टिव कि आपने तैयारी कितनी की हुई है, आपका रिवीजन हो जाता है, आपकी लर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला पेपर, हमारे इस साल का पहला पेपर ईयरली। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि देखें, ईयरली पेपर करते हुए आप बहुत सारी बातें तो आप पढ़ चुके हैं, वो अप्लाई करने की बारी आएगी, तो उसमें आपने अप्लाई करना है। भले से आप नोट्स खोल लीजिए, आपके पास नोट्स खुले हुए हो, आई वोंट माइंड, लेकिन ये कॉन्फिडेंस शुरू के 4 5 6 पेपर्स में डेवलप होना जरूरी है कि भाई ये चीजें हम अगर अच्छे से रिवाइज करके रखें तो हम कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर पास पेपर करते हुए कोई नया सवाल आता है, कोई नई लर्निंग आती है, तो वो नई लर्निंग के बारे में सर जो बताएं उसे अपने पास नोट कर लेना है, वरना लर्निंग फ्रॉम दी पेपर तो होगी ही नहीं। समझ आ रही है कि कहीं पर कोई ऐसी चीज आ रही है, नई चीज आ रही है जो आपने पहले नहीं नोट की हुई थी, पहले नहीं लिखी हुई थी, पहले नहीं पढ़ी हुई थी, तो वो आप जाकर वहीं पर उस चैप्टर का नोट्स खोलें, वहां लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से फायदा होगा। चलें शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। देखें, आप जानते हैं 1 आवर 15 मिनट का पेपर होता है, और मैं आपको ये पेपर समझा समझा के कराऊंगा। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। मेरा अंदाजा ये है कि पहला पेपर है, लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए समझकर, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है कि भाई दिमाग में गोबर ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, और अगर 1.25 घंटे के आसपास ही हो गया, इसका मतलब तैयारी कुछ बेहतर है आप लोगों की। ठीक है जी, आज जो पेपर बेटा मैं आपको करा रहा हूं वो बड़ा ही खास पेपर है। अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं उस पेपर पर। आज जो पेपर मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, एज यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द पेपर मई जून 2023, बट दिस इज मई जून 2023 वेरिएंट 2 3। याद रखें, आपका वेरिएंट होता है 2 2, मैं करा रहा हूं 2 3, मैं करा रहा हूं 2 3। और 2 3 क्यों करा रहा हूं ये एंड में बताऊंगा। ठीक है जी, आपने वेरिएंट 2 3 मैं करा रहा हूं अभी आपको इंशाअल्लाह ताला मई जून, और इसका 2 2 आपका होमवर्क है। ठीक है, वेरिएंट 2 2 आपका होमवर्क है, समझ गए हो। 2 3 वेरिएंट 2 3 मैं करा रहा हूं मई जून 2023 का, और 2 2 आपका होमवर्क है। ठीक है जी, शुरू करें। पेपर बेटा 1 आवर 15 मिनट्स का है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, 1.25 घंटे का पेपर होता है, और 60 मार्क्स का पेपर होता है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कुछ छोड़ना नहीं होता। ठीक है बेटा, तवज्जो देना है और कोशिश करनी है पार्टिसिपेट करें, और किसी किसी अननेसेसरी सवाल में हमने अटकना नहीं है। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं, लगा नाम लेके। नॉर्मली 5 से 6 सवाल होते हैं, कभी कभी 4 5 भी होते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1085। आप जानते हैं कॉपर एक मेटल होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नजर आ रहा है। लुक एट द अप्रोच द टीचर इज यूजिंग। ठीक है ना, जहां पर जो डिटेल लगता है सर को इंपॉर्टेंट है, वहां सर अपने लिए भी लिखते हैं ताकि बार बार रिकॉल करना ना पड़े। कहता है आइडेंटिफाई द लैटिस स्ट्रक्चर। आपको मालूम होगा कि बेटा तमाम आयोनिक कंपाउंड और तमाम जो मेटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, जाइंट मेटालिक होता है, जाइंट मेटालिक लैटिस। यस, मेटल्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं। जरूरी नहीं है लैटिस लिखें, आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, जाइंट मेटालिक। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, साथ साथ में थ्योरी ये डिवीजन देता जाता हूं आपको बेटा, रिवीजन का बड़ा बेहतरीन तरीका ये कि जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। आयोनिक कंपाउंड भी सारे जाइंट होते हैं, मेटालिक मेटल्स भी सारे जाइंट होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है फिर उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर होते थे, जाइंट कोवेलेंट और जाइंट और सिंपल मॉलिक्यूलर, जाइंट कोवेलेंट एंड सिंपल मॉलिक्यूलर। यस, चल उसके बाद देखो, ये तो ओ लेवल वाले सवाल हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो दी बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कॉपर। बॉन्डिंग कॉपर में शो करनी है, इसका मतलब कौन सी बॉन्डिंग शो करनी है बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग शो करनी है। तो आए जरा मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। अगर आपको याद हो, ओ लेवल से कर कर आए आप, तो मेटालिक बॉन्डिंग कैसे शो की जाती थी, मेरे लिए आसान है थोड़ा सा, तो मैं जल्दी जल्दी शो कर देता हूँ। आप मेटल्स को क्लोज पैकिंग में बनाते थे, मेटल्स को बच्चों याद करो, क्लोज पैकिंग में बनाते थे, हर एक चीज के नंबर है बेटा। मेटल को क्लोज पैकिंग में बनाते थे, एटलीस्ट 2 से 3 लेयर्स ड्रॉ कर लें, 2 से 3 लेयर्स ड्रॉ कर लें, कोशिश करें, इससे ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 2 से 3 लेयर्स ड्रॉ कर लें मेटल की, और उसमें फिर आपको याद होगा
कि आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो कि आपको मालूम था ना, याद है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस जो कमजोर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाते हैं। और उनकी सराउंडिंग में मौजूद होता था, याद है भाई, सी ऑफ, उनकी सराउंडिंग में मौजूद होता था सी ऑफ, बोलो भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपने रैंडमली सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। जहन में रखें कि लेबलिंग करनी है। देखो लिखा हुआ है ड्रॉ लेबल डायग्राम, तो इसलिए ओ लेवल में तो लेबलिंग के अलग नंबर मिलते थे, उस चीज के अलग नंबर मिलते थे, अब यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप इसको लेबल कर दोगे कि ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। और ये हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस। देखो ओ लेवल में इतना काम कर लेते थे तो 4 नंबर मिलते थे। पॉजिटिव आइन दिखाने का 1 नंबर था, इलेक्ट्रॉन दिखाने का 1 नंबर था, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन लेबल करने का 1 नंबर था, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइन लेबल करने का 1 नंबर था। अब एएस में ये सारा काम करने का कितने नंबर मिले? ओनली 1 मार्क। अच्छा, मार्किंग स्कीम पता है क्या होती है? अगर इनमें से कोई बात भी आपने नहीं की ना सही, तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। सारी बातें सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, सारी बातें सही करोगे फिर 1 मार्क मिलेगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चों? आगे चलो। कहता है द रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके, ये बड़ा अच्छा सवाल है। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, isotopic, sorry, the relative isotopic masses and natural abundances of two isotopes in a sample of copper are shown, okay, ठीक है, ठीक है जी। और ये आपको कॉपर के 2 आइसोटोप दिए हुए, एक 63 वाला, एक 65 वाला, इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ बेटा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास दिया हुआ है बच्चों, यस और नो? ठीक है ना? और ये भी आइसोटोपिक मास, इसकी अबंडेंस दी हुई है। अब डेफिनेशन आ गई। अब ये डेफिनेशन बच्चे ना बड़ा इग्नोर करते हैं, हालांकि ये डेफिनेशन ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं। डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। बेटा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एएमयू। व्हाट इज एएमयू? अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ओ लेवल से समझाता आ रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा। वो मास, यानी एटॉमिक मास यूनिट हमने किसको बनाया हुआ याद है? 1 अपॉन, पढ़ा था बचपन से, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, याद है? 1/12 पार्ट। हम जितने भी मासेस बताते हैं, आपने पढ़ा था ना, वो रिलेटिव मासेस होते हैं, तो हम वो किससे कंपेयर करके बताते हैं बेटा? हम वो बताते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास से, यूनिट से कंपेयर करके। ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? हम कहते हैं द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 एटम का, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12, ऐसे याद आया बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर किसी को याद नहीं है तो अपने पास लिख ले। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन के, कार्बन के कौन से वाले एटम, कार्बन तो 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 12 के मास का जो एटम का जो मास है, अगर मान लीजिए कि कार्बन 12 का जो मास है वो है 100, लेट सपोज, तो उसका 1/12 पार्ट है ना कंपैरेटिव स्टैंडर्ड, यस नो बच्चा? 1/12 पार्ट को बनाया हुआ है ना कंपैरेटिव स्टैंडर्ड, अबे हाँ ना तो बोलो यस। चलिए, अब उसके बाद कहता है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो यहां क्या कहता है, ए आर को डिफाइन करो। तो ए आर क्या होता था बेटा? कि जब किसी भी मास के, किसी भी एटम के तमाम आइसोटोपिक मास के एवरेज को लेकर आप कंपेयर करते थे किससे? उसको कार्बन 12 के मास से। क्या होता था याद कीजिए, द सम ऑफ, या ओ लेवल की डेफिनेशन है, द सम ऑफ रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब के मासेस का एवरेज जब हम कंपेयर करते थे किसके साथ, किसके साथ कंपेयर करते थे? एटॉमिक मास यूनिट के साथ। 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम से कंपेयर करते थे, तो जो रिलेशन आता था उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते थे ना, यस और नो? अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन का मास 16 है, इसका क्या मतलब होता था? कि ऑक्सीजन के तमाम आइसोटोपिक मासेस का अबंडेंस निकालकर जब मैं उसे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से कंपेयर करूंगा तो ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवी होगा। यस, ओ लेवल की डेफिनेशन है, तो लिखेंगे सम ऑफ, नॉट सम ऑफ, एवरेज ऑफ all isotopic, average of all isotopic masses of element compared to
क्या कंपेयर टू मैं लिख सकता हूं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई, बजाय इसके कि मैं पूरा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन की जिक्र करूं, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट, तमाम आइसोटोपिक मासेस का एवरेज करते हैं और एवरेज करके फिर उसे कंपेयर करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से। इससे जो रिलेशन निकलता था वो कहलाता था रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरीबॉडी, नबिया, मिशेल, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, मेरा तवज्जो ज्यादा सवाल के ऊपर है। कोई मुश्किल तो नहीं है? रिदा, मसरूर, माइशा, आयशा, मरियम, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास। चल आगे चलते, कैलकुलेट दी रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो सिंपल सवाल आ गया। कैलकुलेट एआर है और उसके बाद डेटा यूज करना है भाई, याद है आपने पढ़ा हुआ है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एआर का फॉर्मूला क्या होता था, m1 इंटू, जल्दी जल्दी बेटा, m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। याद है दो आइसोटोप्स गिवन है ऊपर देखो, एक का मास कितना गिवन है 62.930, 62.930 मल्टीप्लाई बाय इसका अबंडेंस कितना है भाई 69.1 है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? 69.15 प्लस 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 प्लस, तो नीचे कर लेते हैं जगह कम, प्लस कितना हो गया भाई 64.928, 64.928 मल्टीप्लाई बाय कितना है भाई ये 30.80, 30 पॉइंट सॉरी 85, और डिवाइड करेंगे तो 69.15 प्लस 30.85 जो कि 100 के बराबर ही बन रहा है। सॉल्व कर लें बेटा, सॉल्व करें, शाबाश, बताएं कितना मास आ रहा है, सॉल्व करें इसको, कैलकुलेटर साथ रखें भाई, पास पेपर कर रहे हैं, कैलकुलेटर साथ रखें, शाबाश। क्या आंसर आ रहा है बेटा? डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखें, देखें एग्जामिनर ने कितनी डेसिमल प्लेसेस यूज की हुई है, 3 डेसिमल प्लेसेस यूज की हुई है ना, तो कोशिश करें अगर आपका आंसर आ रहा है तो 3 डेसिमल प्लेसेस में दें। जी बेटा, कितना आंसर आ रहा है, कंप्लीट आंसर बताएं, कंप्लीट आंसर बताएं बेटा। 63.546, दैट इज वेरी गुड आंसर, 63.546। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आयशा फैसल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? मोहम्मद अली क्लियर है? एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, आर वी एब्सोल्युटली गुड टू गो? आयशा, अदनान, अब्दुल रहमान, देखो मैं बार बार रुक नहीं सकता ना, मेरा स्पीड रुकेगी, लेकिन तुम लोग अगर जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे, मुझे सारे नाम नजर आएंगे तो मैं स्मूथली जा पाऊंगा, ऐसे मुझे नाम देखने पड़ रहे हैं। ताहा, मिकाइल, क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो, आगे चलो। उसके बाद कहता है, ये बड़ा प्यारा सवाल है, मैंने पेपर ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है इस पेपर में, ठीक है, जो दिमाग में तुम्हारे नई लर्निंग्स पैदा करेंगे, जो नॉर्मली तुम्हें हर पेपर में नहीं मिलते, ठीक है। चलो, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल ऑफ प्योर कॉपर इज शोन, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। उसके बाद कहता है, यहां देखें आपको कॉपर की परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, ये उसका मास दिया हुआ है। अब जहन में रखिए क्या होता है बेटा, मास टू चार्ज रेशो होता है। क्या होता है ये मास टू चार्ज रेशो? मास टू चार्ज रेशो का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ मास दिया हुआ है 63, अब कॉपर आप जानते हैं ना भाई, कॉपर +1 चार्ज भी हो सकता है, कॉपर +2 चार्ज भी हो सकता है। अगर आपको नहीं भी मालूम, अगर आपको नहीं भी मालूम, तब भी आपको इतना तो मालूम है मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो मास टू चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई ये 63 मास होगा और लेट सपोज इसको 1 से डिवाइड किया होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 63, तो ये कॉपर +1 को शो कर रहा होगा। इसी तरह बात समझ आ गई? जैसे कॉपर का दूसरा आइसोटोप लिखा हुआ था 65 वाला, ऊपर देखा था दूसरा आइसोटोप था 65 वाला, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो ये 65 आएगा। भाई ये मास टू चार्ज रेशो होता है ना बेटा, ये सुनो, अरे बोलो यार, मास टू चार्ज रेशो होता है, तो आमतौर पर हम एक प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज के साथ इस बात को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहां सवाल क्या पूछा है इसने पूछा है आइडेंटिफाई विद द आइन विद द अबंडेंस ऑफ 23% इन द सैंपल। कहता है ये जो 23% वाला आइन है जिसका मास यहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा आइन है कॉपर का? देखो ये कॉपर का दिया हुआ है, प्योर कॉपर का। कहता है ये 23% वाली अबंडेंस वाला जो आइन है, ये कौन से उसका दिया हुआ है। अब देखो आपको कॉपर का मास पता चल रहा है, या तो एक आइसोटोप का मास है 63 या है 65, ऐसा ही है, या तो 63 है या तो 65 है। अब ये मैं, मुझे कब हासिल होगा ये मास टू चार्ज रेशो है, तो इसका मतलब मुझे मास को चार्ज से डिवाइड करने पर आंसर होगा, हासिल होगा। अब कॉपर के मेरे पास एक 63 वाला आइसोटोप है, एक 61 वाला, 65 वाला, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तब तो ये नहीं आ रहा, तो 2 से डिवाइड करके देखता हूं, कॉपर +2 भी तो होता है ना। अब बताइए अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 31.5, बोलो, और इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा
32.5 आ जाएगा, यस और नो? तो ना सिर्फ हमें एक का पता चला बच्चों, हमें तो दोनों का ही पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कॉपर +2 को शो कर रहा है। कौन सा कॉपर +2? जिसका मास 63 है। और ये वाला किसको शो कर रहा है? कॉपर +2 को जिसका मास 65 है। बेटा बात समझिए, मास टू चार्ज रेशो होता है। आपको ऊपर बताया था कि कॉपर के आइसोटोप तो दो ही है ना। अरे ऊपर बता दिया था ना कि कॉपर के आइसोटोप दो ही हैं, एक 63 वाला और एक 65 वाला, यस और नो? उसी को जाकर यहां पर जिक्र कर दिया था। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, हर साल नहीं आता। तो अब ये आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक नई लर्निंग मिल गई। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों, एक 63 वाला, एक 65 वाला, ये दोनों आइसोटोप है, मालूम है हमें, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब ये मास टू चार्ज रेशो लिखा हुआ होता है, तो ये कैसे आया होगा? चार्ज 1 से डिवाइड किया होगा, कॉपर +1 +2 दोनों होते हैं। तो क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है ना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो आपने +1 से डिवाइड किया, देखिए 63 आ जाता है, +2 1 से डिवाइड किया 65 आ जाता है। अब उसने बोला था कि भाई ये 23% और 10% पे जो आ रहा है, वो जनाबे अली कैसे आ रहा है, कौन से जो है ना आइन की वजह से आ रहा है? पूछा है ना, आइडेंटिफाई दी आइन, कॉपर के किस आइन की वजह से आ रहा है? तो +1 की वजह से तो नहीं आ रहा, लेकिन +2 से डिवाइड करूं 63 वाले को तो बन रहा है 31.5। और अगर उसने पूछा होता कि भाई ये 10% वाला किसकी वजह से आ रहा है, तो हम कहते कॉपर, बोलो भाई क्या कहते, कॉपर 65 2 प्लस आइन की वजह से आ रहा है, यस और नो बेटा? तो यहां क्या लिखेंगे, किस आइन की वजह से आया बेटा 23? आप लिखोगे कॉपर 63 2 प्लस आइन, यस और नो बेटा? कॉपर 63 2 प्लस आइन। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, चलो गुड, बेहतरीन हो। आगे चल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, ओके यहां से सवाल इनऑर्गेनिक आ गई है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड एक्वस इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, बेटा आपको मालूम है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है वो पता कोशिश करें लिखे। ये ब्लू होता है, ये क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड के बारे में हम क्या जानते हैं? दिस इज अ, ओ लेवल से पढ़कर आए हो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यस और नो? भाई आयोडाइड आइंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, हेलाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यस और नो? हेलाइड्स पढ़ा है ना आपने, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, द ब्लू कलर सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन, ये टर्न्स ब्राउन हो गया, ठीक है। ब्राउन कलर किसका होता है भाई? आयोडाइड का। एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर आयोडाइड इज सीन, ओके ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर आइंस एंड आयोडाइड आइंस फॉर्म ओनली टू प्रोडक्ट्स। यहां पर एक नंबर का सवाल है, तो उम्मीद करता हूं ज्यादा चैलेंजिंग सवाल नहीं होगा, सवाल को समझने की कोशिश करनी है। कॉपर आइंस है, डैश करके आयोडाइड लिखा हुआ है, फिर एरो है, और कहता है दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, तो बताइए वो दो प्रोडक्ट क्या होंगे? इसको बैलेंस भी करना होगा, दो प्रोडक्ट क्या होंगे और बैलेंस भी करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। भाई कॉपर +2 आइन है, जरा तवज्जो रखना। अरे SO2 कहां से आ गई अल्लाह के बंदे? कॉपर +2 आइन है, और यहां देखिए कॉपर का चार्ज कितना बन रहा है? कॉपर +2 है, आयोडाइड -1, कॉपर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यस और नो? अगर आप यहाँ चार्ज को देखें जो उसने लिख कर दिया हुआ है, तो क्या ये बात समझना बिल्कुल आसान है या नहीं है? कि कॉपर, बोलो बेटा, कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, यस और नो? कोई मुश्किल? ठीक है। अच्छा जी, अब अगर कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा बच्चों? गेन किया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? गेन किया होगा। किससे गेन किया होगा भाई? किससे गेन किया होगा? आयोडाइड से गेन किया होगा। किससे गेन किया होगा? आयोडाइड से गेन किया होगा। कोई मुश्किल तो नहीं है इस बात में? इस बात को समझना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बोलो भाई? नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जरा आप गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए सवाल में क्या क्या और इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। सवाल में कहता था कि व्हेन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर आयोडाइड इज सीन। आपको कॉपर आयोडाइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। फिर, ओहो, फिर कहता है द रिएक्शन बिटवीन कॉपर आइंस एंड आयोडाइड, आयोडाइड, कॉपर आइन और आयोडाइड फॉर्म्स ओनली टू प्रोडक्ट। अब मेरे बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा बच्चे क्या भंड मार देते हैं, वो सल्फर घुसेड़ देते हैं, वो सल्फर घुसेड़ देते हैं। समझ, तवज्जो रखें। भाई सल्फर कहां से आ जाएगा? रिएक्शन किसके दरमियान है? कॉपर आइंस और आयोडाइड के दरमियान। अगर रिएक्शन कॉपर आइंस और आयोडाइड के दरमियान है,
अगर रिएक्शन आइन कॉपर आइंस और आयोडाइड के दरमियान है तो क्या सल्फर आ सकता है? ये किसी ने भी कहा भी, भाई सवाल तो गौर से पढ़ लो। क्लियर है भाई? कॉपर आइंस और आयोडाइड, इसका मतलब कोई और तो आई ना, पोटेशियम आ सकता है ना सल्फर आ सकता है। इज दिस क्लियर? अच्छा अब तवज्जो रखें। अब देखो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तवज्जो रखो। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो किससे गेन किया होगा? किससे गेन किया होगा? आयोडाइड से। आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यस और नो? तो आयोडाइड अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज हुआ होगा। खुद ऑक्सीडाइज हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन दिया है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो आयोडाइड आइन क्या बना लेगा बेटा ऑक्सीडाइज होकर? अब आप देखें, ये वाला आयोडाइड तो I-1 है और ये वाला I भी -1 है। इसका मतलब ये वाला I तो अनचेंज है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर मस्ट बी वन मोर आयोडीन, यस और नो? भाई अगर आयोडीन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आइन होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। भाई देखो ना, चार्ज से गेम खेलो। कॉपर +2 आइन है, कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो किसी ने लूज तो किया होगा। किसी ने लूज तो किया होगा ना बच्चों, यस और नो? जब किसी ने लूज किया तो वो कौन है भाई? आयोडाइड है ना, तो आयोडाइड ने लूज किया होगा। अब इसका मतलब ये वाला आयोडाइड तो -1 से लेकर आपको यहाँ भी -1 नजर आ रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन में जो आयोडाइड और भी कोई आयोडीन होगा जो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और जब आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन में। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? ये I2 तक कैसे पहुंचे? लॉजिकली समझा रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना। आयोडीन तक कैसे पहुंचे ये बात समझ में आ गई बच्चों या नहीं आई? आ गई। आ गई कि भाई आयोडाइड -1 से यहां -1 है, जबकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या जिब्राइल से गेन किया होगा क्या? कॉपर ने लाजमी तौर पर इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया है तो आयोडाइड से ही किया होगा, और आयोडाइड इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। गुड टू गो? अरे बोल यार, गुड टू गो? यस, 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 यस। बोलो बेटा। अच्छा अब आयोडीन को जब I2 की फॉर्म में बेटा आप लिखोगे तो I2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा? जल्दी से बताओ। I2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जल्दी बताओ बेटा। I2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? I2 दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जबकि कॉपर 2+ से 1+ होने के लिए एक गेन कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कॉपर कितने होंगे? 2 होंगे। डज दिस मेक सेंस? जब कॉपर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। जब यहाँ 2 हो गए तो 2 आयोडीन यहाँ, 2 आयोडीन यहाँ, तो ये हो जाएगा 4। कैसा? कैसा दिया? दोबारा से। देखो कितना आसान था। सबसे पहले ओनली ट्रिक पार्ट वाज कि भाई ये आयोडीन कैसे पता चला हमें। नंबर 1 उसने कहा था रिएक्शन है कॉपर और आयोडाइड के दरमियान। फिर हमने कहा कॉपर 2 से 1 हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? ये वाले आयोडाइड ने तो लूज नहीं किया, इसका मतलब देयर मस्ट बी वन मोर, यानी आयोडीन की एक और जो है स्पीशी मौजूद होगी रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? आयोडाइड। आयोडीन बनता है, तो I2 लिख दिया हमने। अब I2 तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो कॉपर शुड गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर नजर आ रहा है +2 से +1 हो रहा है, इसका मतलब एक कॉपर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि कितने कॉपर हो? 2 कॉपर हो। जब कॉपर 2 होंगे बच्चों तो 2 कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो यहां पर भी 2 लगा दिया। 2 कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 कॉपर +1 बनाएंगे, यस और नो? और फिर जब आयोडीन का नंबर हमने देखा तो आपको नजर आया कि यार यहां पर 2 आई हैं, यहां पर 2 आई हैं, तो यहाँ 4 लग गया। यस और नो? इज दिस क्लियर? आई के साथ 2 क्यों नहीं लगाएंगे? आई के साथ 2 क्यों नहीं लगाए भाई? यहां लगाया तो है 2, ये लगाया तो है बेटा 2। पूरी बैलेंसिंग वाली बात समझ में आ गई? अब आसान है आगे। कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो रिड्यूस हो रहा हो। कौन हो रहा है रिडक्शन? रिडक्शन कौन शो कर रहा है? +2 से +1 में कौन जा रहा है बच्चों? कॉपर जा रहा है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? मेरे बच्चे कॉपर लिख के आ जाते हैं। भाई आप बोलोगे कॉपर +2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक्सप्लेनेशन क्या है? अब ओ लेवल में देखो दो दो नंबर मिलते थे। एज इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम copper +2 टू copper+1। इज दिस क्लियर बच्चों? भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस कौन हो रहा था? copper+2 से copper+1। इज दिस क्लियर बच्चों? कोई मुश्किल? उसके बाद कहता है स्टेट द फुल, क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्टेट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ copper 2+ आइन।
कॉपर 2 प्लस आइन की, कॉपर क्या होता है भाई 29 होता है। पहले इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन याद है 1s2 2s2, ये स्पेशल वाली कॉन्फ़िगरेशन थी याद है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और होती थी 4s1 और 3d10। याद करो इसमें हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल लगता था है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल लूज लगता था। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा फोर्थ शेल से, तो एस कितना हो जाएगा 0। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा डी से निकलेगा, 3 के डी से। तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बच्चों, कॉपर 29 प्लस 2 आइन की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। यस और नो बच्चे, 4s0 3d9 फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। कोई मुश्किल, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। आर वी ऑल गुड टू गो, आर वी ऑल गुड टू गो। 4s0 लिखना ना लिखना ऑप्शनल है, लिखने बेहतर है लिखें, ठीक है। कोई मुश्किल, पहला सवाल में क्या सीखा, चलो लेट्स एनालाइज फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल में अगर आपको यहां मुश्किल हुई तो इसका मतलब कॉमन सेंस नहीं था आपके पास, ये तो मुश्किल सवाल नहीं था। याद रखो 1 नंबर का सवाल मुश्किल होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये नई चीज सीखी थोड़ी सी कि मास टू चार्ज रेशो है तो 4 से डिवाइड करना, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही था। अगर किसी को डेफिनेशन नहीं आती तो डेफिनेशन सीख ली। आर वी गुड टू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बेटा, चल ओके। इनऑर्गेनिक का सवाल लग रहा है, शुरू करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन the reaction between the reaction of pure aluminum is only observed। अब देखो इनऑर्गेनिक के नोट्स खोल के रखो अपने पास, इनऑर्गेनिक के नोट्स खोल के रखो बच्चों अपने पास, ताकि बाद में ना मुझे बार बार रिलेट ना करवाना पड़े तुम लोगों को। द रिएक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इज ओनली ऑब्जर्व इफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इज रिमूव फर्स्ट। आप जानते हैं बेटा, पढ़ा है ना हमने कि एल्यूमिनियम पर उसकी ऑक्साइड लेयर आ जाती है, याद है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहा होता। जब तक ऑक्साइड लेयर नहीं हटेगी तब तक जो है वो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो कहता है व्हेन प्योर एल्यूमिनियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर bubbles of gas are seen। State one property of aluminum oxide that explains why aluminum object does not react with cold water। हाँ भाई, until the aluminum oxide layer। क्यों भाई एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट कोल्ड वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करते, एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट कोल्ड वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि पानी में डालने पर ऑक्साइड लेयर क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, तो वो डिसॉल्व नहीं होती। जब डिसॉल्व ही नहीं होगी तो कैसे कैसे रिएक्शन होगा। क्लियर है भाई बच्चों। तो आप क्या लिखते हैं, एज एल्यूमिनियम हैज insoluble layer of oxide Al2O3 which doesn't dissolve in cold water। बेटा क्लियर है बच्चों, यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द ओके, बेहतरीन सवाल आ गया। राइट द इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद नेक्स्ट ऑफ NaOH। बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में कुछ याद है, कैसी ऑक्साइड है ये, एसिडिक बेसिक या एम्फोटेरिक, याद करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के आए, एसिडिक बेसिक या एम्फोटेरिक है। और याद रखें हमने क्या बताया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होती है वो एसिड के सामने बेस बन जाती है, बेस के सामने एसिड बन जाती है, दोनों से रिएक्शन करती है, लेकिन वाटर से रिएक्शन नहीं करती। तो अगर आप देखें NaOH क्या है, अल्कली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Al2O3 रिएक्ट करेगी NaOH के साथ। और क्या ये एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, यस। और एसिड बेस रिएक्शन में हमें क्या बनाना है, सॉल्ट और वाटर बनाना है। अब मुझे बताओ, यहाँ बच्चे ना मुश्किल में आ जाते हैं, आपको इंशाल्लाह कॉमन सेंस रहेगा। बेटा वाटर बनाने के लिए आपको OH चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, H। OH चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, H। लेकिन यहाँ तो एक ही H है, इसका मतलब कॉमन सेंस हमें कहता है कि 2H, हमें कम से कम 2 NaOH चाहिए होंगे, यस और नो। हमें 2 NaOH चाहिए होंगे ताकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाए। भाई डज दिस मेक सेंस, हमें 2 NaOH चाहिए होंगे ताकि हमारे पास वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आ जाए। ये रट्टा लगवाने का तरीका बता रहा हूं, यस और नो। अरे बोल यार भाई, अगर मैं एक NaOH रखूं तो आप जानते हो ना भाई, एक ही हाइड्रोजन आ रहा है पूरी रिएक्शन में, तो वाटर कैसे बनेगा। तो वाटर बनाने के लिए इट इज वेरी ऑब्वियस कि मेरे पास 2 NaOH चाहिए होंगे मुझे, ताकि 2 हाइड्रोजन आ जाए। अब 2 हाइड्रोजन की मदद से मेरे पास एक वाटर आ जाएगा, बोलो भाई, एक वाटर आ जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा, 2 Na बचे, यस और नो। पीछे क्या बचा, 2 Na बचे, 2Al बचे, ऑक्सीजन कितने बचे, 1 2 3, और ये
चार, चार बज गए तो बेटा ये बनाते हैं NaAlO2, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं NaAlO2 के, हो गई बैलेंसिंग। ये आ गया सॉल्ट। H2O पहले कर सकते हैं लाइक इन रिएक्टेंट्स, वो भी तरीका होता है बेटा, फिर वो रट्टा लगाने की तैयार हो जाओ। तुम मार्किंग स्कीम छापोगे तो यही होगा बेटा, मार्किंग स्कीम छाप छाप के करोगे तो लॉजिक नहीं आएगी, रट्टा ही लगाओगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो परेशान ना होगे। याद रखो, एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन आए तो बेटा ऑलवेज गो फॉर दिस रिएक्शन, ऑलवेज गो फॉर दिस रिएक्शन। याद है मैंने तुम लोग को एक कॉम्प्लेक्स वाला रिएक्शन भी कराया था, मैं जरा नोट्स खोल लूं पीरियोडिसिटी के तुम लोग को याद दिलाने के लिए, 2 मिनट देना जरा मुझे। हम्म, देखो याद करो, एक तो ये वाला रिएक्शन था बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, एक तो ये वाला रिएक्शन था जिसमें कॉम्प्लेक्स बनते थे, याद है, मैग्नीशियम से भी ये वाला रिएक्शन था, लेकिन ये क्लोराइड का रिएक्शन था। इधर ये भी क्लोराइड का रिएक्शन था, याद है, कॉम्प्लेक्स वाला, है ना, कॉम्प्लेक्स वाला। तो यहां याद रखो कि आप नॉर्मली जब मार्किंग स्कीम में देखते हो ना परेशान हो जाते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या थी, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड थी, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन एनओएच के साथ बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट रिएक्शन है। तो आपने क्या किया, आपने कहा यार इसको एज एन एसिड बिहेव कराना है, इसको बेस के तौर पे बिहेव कराना है, सॉल्ट और वाटर बनाना है। तो सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए मैंने कहा यार वाटर जुगाड़ याद रखोगे, वाटर बनाने के लिए दो हाइड्रोजन तो कम से कम चाहिए होंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 लगाया तो वाटर बना दिया। अब वाटर बना दिया तो अब पीछे क्या बचा, जो पीछे बचा उसको यूज करके मैंने एक सॉल्ट बना दिया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? याद रख पाओगे इस रिएक्शन को अगर दोबारा आ जाएगा तो बच्चों? चलो आगे चलते हैं, टाइम नहीं है रुकने का बेटा। अच्छा स्टेट सिंबल लिखने थे भाई, स्टेट सिंबल तो रह गए। Al2O3 एम्फोटेरिक है, पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो क्या स्टेट होगी भाई, सॉलिड। NaOH अल्कली है तो क्या स्टेट होगी, एक्वस, है ना। NaOH अल्कली है तो क्या स्टेट होगी भाई, एक्वस स्टेट होगी। इसी तरह वाटर लिक्विड होगा, और सोडियम का कोई भी कंपाउंड हो कैसा होता है, आप ओ लेवल में पढ़कर आए, ऑल सोडियम कंपाउंड आर एक्वस सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा स्टेट सिंबल समझ में आ गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड हो गया, ये एक्वस, ये लिक्विड, ये एक्वस। क्लियर, गुड टू गो? अरे बोल यार, चलो आगे चलो। नेम वन अदर पीरियड थ्री, पीरियड थ्री आपने पूरा पढ़ा हुआ है। नेम वन अदर पीरियड थ्री एलिमेंट दैट आल्सो प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ गैस व्हेन एडेड टू कोल्ड वाटर। बेटा कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करता है, जल्दी से बताओ, पीरियड थ्री में सब कोल्ड वाटर आपको मालूम है ना बहुत स्टेबल होता है, सबसे तेज रिएक्शन। वेरी गुड बेटा, नेम वन अदर एलिमेंट, सोडियम आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। क्या मैग्नीशियम लिख सकते थे, मैग्नीशियम शायद एक्सेप्ट नहीं होता, द रीजन इज कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर से बहुत स्लो होता है, यस और नो, बहुत स्लो होता है। द रिएक्ट, आपको याद होगा ना वो लेवल से पढ़कर आए थे कि जो टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी, स्टीम से करते हैं मैग्नीशियम, वेरी गुड। अच्छा अली बिन फराज पूछ रहे हैं सर फॉर्मूला कैसे बना है। अली बिन बेटा मैं 2 दफा ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं कि बेटा आपको ये एसिड समझ लो है, ये समझ लो बेस है, तो आपको बनाना था सॉल्ट इन वाटर, वाटर बनाना समझ में आ गया। पीछे क्या बचे, 2 Na बचे, 2 Al बचे, 3 ऑक्सीजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से बचा, क्योंकि एक तो वाटर में चला गया। तो आपको जो सॉल्ट, याद देखो रिएक्शन तो याद ही करना है, लेकिन याद करने के लिए पीछे मैं रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं कि आपके पास 2 Na 2 Al और 4 ऑक्सीजन को मिलाकर जो सॉल्ट बनता है वो होता है NaAlO2। और यहां जब आप 2 लगा देंगे तो 2 Na 2 Al और 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। इज दिस क्लियर? चलो आगे चलते हैं भाई। एल्यूमिनियम नाइट्रेट इज अ वाइड सॉल्युबल सॉल्ट बच्चों, ओके, नाइट्रेट आ गया ग्रुप, नाइट्रेट का जिक्र कहां हुआ है पूरे सिलेबस में, ग्रुप 2 में, इसका मतलब ग्रुप 2 का चैप्टर आ गया, ठीक है ना। ऑन हीटिंग एल्यूमिनियम नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन, याद करो बेटा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन, यस। ग्रुप 2 की जब नाइट्रेट की होती है ब्राउन गैस, कौन सी ब्राउन गैस होती है बेटा, याद करो, कौन सी ब्राउन गैस होती है, ये NO2, वेरी गुड। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट of another element in period 3 which also decomposes on heating to produce। हाँ भाई, पीरियड 3 का कोई और एलिमेंट बता दो जिससे ब्राउन गैस बनेगी। क्या मैग्नीशियम भी बना लेगा, ग्रुप 2 बनाना है ना बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट कर लेगा, यस और नो? ओहो, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा, यस और नो? अच्छा याद रखें ग्रुप 2 का नाइट्रेट लिखना है, सोडियम नाइट्रेट नहीं लिख देना लल्लू। ग्रुप 2 के नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन पढ़ी है आपने, ग्रुप 2 के नाइट्रेट जो होते हैं वो ब्राउन गैस बनाते हैं, तुमने ग्रुप 1 नाइट्रेट पढ़ा कहां पे लल्लू?
ग्रुप 1 नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन हमारे सिलेबस में नहीं है और वो होती भी नहीं है वैसे। अगर मैं तुम्हें अपनी नॉलेज से बता दूं तो अगर सोडियम का नाइट्रेट का डिकम्पोज होता ना तो वो सोडियम का नाइट्राइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ये समझो, इसलिए इधर उधर मत घूम जाना। भाई तुम्हें नाइट्रेट किसके नाइट्रेट में ब्राउन गैस सिखाई गई है? ग्रुप 2 के नाइट्रेट में सिखाई गई है ना, यस और नो? तो आपने एग्जाम्पल भी ग्रुप 2 वाले की देनी है। बात समझ आ गई? अगर किसी बच्चे ने पीरियड 3 में आउट ऑफ कंफ्यूजन जैसे ऊपर सोडियम का जिक्र, देखो ऊपर मैग्नीशियम नहीं लिख सकते, ऊपर मैग्नीशियम नहीं लिख सकते, नीचे सोडियम नहीं लिख सकते। बात समझ गए? देखो यही लर्निंग है, ऊपर मैग्नीशियम नहीं लिख सकते क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत स्लो रिएक्ट करता है, और यहां पर सोडियम लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रुप 1 के नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन का तुम्हें पता कहां है? कहां पढ़ी है तुमने? ग्रुप 1 की नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन तो पढ़ी ही नहीं है, और ना वैसे होती है जैसे तुम सोच रहे हो। ग्रुप 2 और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना उनकी इस तरह से होती है कि नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन बनती है। यस और नो बच्चे, बात समझ आती है? यस और नो बेटा, जल्दी जल्दी बोल बेटा। आगे चलूं? आगे चलूं? चल। कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फास्फोरस क्लोराइड आर बोथ व्हाइट सॉलिड्स, दोनों व्हाइट सॉलिड्स हैं यानी कि इनसॉल्युबल है। क्या आपको याद है? बताया था मैंने, फास्फोरस क्लोराइड व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक है। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का बता दें एल्यूमिनियम क्लोराइड में, क्लोराइड सॉल्ट में। एल्यूमिनियम का क्लोराइड सॉल्ट कौन सा होता है भाई? AlCl3, यस और नो? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? बोलो। +3। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का मैक्सिमम वाला बताना है तो PCl3 लूं या PCl5 लूं? PCl5 ले लूंगे। PCl5 में क्लोरीन का -5 तो फास्फोरस का क्या हो जाएगा? +5। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? ये तो बच्चों वाला था। आगे चलो। स्टेट वाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फास्फोरस। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट क्यों है फास्फोरस से? भाई सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो? और फास्फोरस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर रहा है। क्यों? ग्रुप 5 का है तो उसके अंदर जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। डज दिस मेक सेंस? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? एज aluminum and phosphorus have different number of, does this make sense beta? Valence shell electron, Maisha, everybody else in the class, ये बात समझते हो? माशाल्लाह। यहां तक तुम्हें समझ में आ रहा है पेपर बच्चों? राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सॉलिड फास्फोरस क्लोराइड एंड एक्सेस वाटर। बेटा याद कीजिए, आपको नोट्स में लेके चलते हैं, फास्फोरस क्लोराइड याद दिलाते हैं। फास्फोरस की 2 तरह की क्लोराइड पढ़कर आए हो, है ना? और फास्फोरस की 2 तरह की क्लोराइड, एक कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? हाँ क्या भाई? ये पढ़ा था आपने कि फास्फोरस की क्लोराइड जब रिएक्शन करती है तो क्या होता है? PCl3 रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? H3PO3 बनता था, याद है? और जब यहीं पर PCl5 रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? एनी आइडिया? एनी कॉमन सेंस? जाहिर है वहां पर H3PO3 नहीं बनेगा। क्या बनेगा बेटा? H3PO4 बन जाएगा, यस और नो? तो बेटा राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सॉलिड फास्फोरस क्लोराइड। सॉलिड वाला कौन सा होता है? PCl5 होता है, PCl3 होता है? सॉलिड वाला कौन सा होता है भाई? PCl5 होता है, PCl3 होता है? PCl5 ऊपर लिखा हुआ भी है। तो PCl5 का जब रिएक्शन होगा किसके साथ? किसके साथ? एक्सेस ऑफ वाटर के साथ। तो क्या बनेगा भाई? आप जानते हैं HCl बनेगा, साथ में H3PO4 बनेगा। और अगर ये रिएक्शन किसके साथ हुआ होता? अरे वो तो ब्रेकडाउन का रिएक्शन है ना। अगर ये रिएक्शन किसके साथ हुआ होता? PCl3 के साथ हुआ होता बेटा। अगर ये रिएक्शन PCl3 के साथ हुआ होता तो फिर क्या बनता? HCl तो फिर भी बनता, याद है? लेकिन H3PO3 बनता, H3PO3 बनता। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करो। तो यहां पर 5 क्लोरीन है तो यहां जाहिर है 5 लग जाएगा। जब यहां पर 5 लग गया बच्चों, यहां पर 5 लग गया तो अल्लाह आपका भला करे, ये 5 हो गया, ये H3PO4 में दिया गया 3, 5 यहां पर और 3 यहां पर, 5 3 8, 8 करने के लिए यहां 4 लग जाएगा। हो गई बैलेंस? इक्वेशन बैलेंस हो गई बच्चों? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? अगर वाटर एक्सेस ना होता तो फिर आप हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन पे जाते, आप कहते PCl5 ब्रेक डाउन होगा PCl3 में और PCl3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the type of reaction when aluminum chloride is added. Name the type of reaction when aluminum chloride reacts with is added to water. बेटा अभी देखो मैंने दिखाया था नोट्स में, अभी दिखाया था मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ। देखो क्या था एल्यूमिनियम का क्लोराइड का रिएक्शन?
जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब भी कोई रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जब भी कोई रिएक्शन वाटर के साथ हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रो। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई सोल्यूशन प्रोड्यूस आफ्टर एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर हैज अ पीएच ऑफ 1 to 2। देखो फिर उसी रिएक्शन को, भाई पीएच 1 to 2 क्यों होती है? पीएच 1 to 2 क्यों हो जाती है? कि अगर आपको नोट, इसने पूछा एल्यूमिनियम जो क्या बोला इसने, दोबारा दिखाओ। कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो पीएच जो है वो 1 to 2 तक गिर गई। क्यों गिर गई? तो आप देखो वहां पर आपको यहाँ पर आपको Cl आइंस नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको H3O में H पॉजिटिव आइन नजर आ रहे हैं। अगर ये H पॉजिटिव आइन इस Cl नेगेटिव आइन के साथ कंबाइन हो जाए, बोलो बेटा, अगर ये H पॉजिटिव आइन Cl नेगेटिव आइन के साथ कंबाइन हो जाए तो HCl बनेगा। और जब HCl बनेगा तो क्या ये pH 1 to 2 में ड्रॉप कर देगा? यस और नो? यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? एज HCl is formed in a reaction, pH strongly towards acidic side. Is this clear बच्चों? मेरा बच्चा देखो, अगर H3O फॉर्म हो जाता है, क्लोराइड आइन अलग रहते हैं तो पीएच डिफरेंट होती है। और अगर ये क्लोराइड आइन H को एक्सेप्ट करके HCl बना लें तो HCl के केस में तो पीएच चेंज हो जाएगी ना बच्चों। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन, देखो आप एग्जामिनर की हिंट नहीं पकड़ रहे हो। आप अगर किसी एक चीज पे स्टिक कर जाओगे तो बेटा काम खराब हो जाएगा। आप समझो मेरी बात को कि बेटा आप जब नॉर्मली रिएक्शन पढ़कर आते हो जो आपकी बुक में मौजूद है तो आप वहां क्या कहते हो? क्लोराइड आयन अलग बना और H3O ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो वो जो कंपाउंड पीछे आ रहा है उसमें आपने लिखा वीकली एसिडिक है। लेकिन अगर वो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि भाई रिजॉल्व किया और पीएच जो है वो 1 to 2 हो गई, तो फिर आप वहीं से रेफरेंस पकड़ते हो कि भाई ये क्लोराइड आइन अगर यहां से H आइन से कंबाइन हो जाए तो HCl बन जाएगा। और अगर HCl बन गया तो ये पीएच को स्ट्रांगली एसिडिक कर देगा। यस और नो? तो यू हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ना? यस और नो? यू हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Oh, शाबाश। Okay. A neutralization reaction occurs when NaOH is added to H2SO4. Describe the enthalpy change of neutralization. बेटा सबको पता होनी चाहिए क्या होती थी enthalpy change of neutralization. The enthalpy change which occurs when, बोलो क्या होता था भाई? enthalpy change कैसे डिफाइन करते थे? मोल ऑफ वाटर पे। वेरी गुड। When 1 mole of water is formed from an or in an acid alkali reaction. Is this clear? एसिड बेस ना लिखें, कोशिश करें एसिड अल्कली लिखें। क्यों? उसकी वजह ये कि बेस में फिर वो मसला आ जाता है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। अल्कली लिख देंगे तो इट इज ऑब्वियस कि H और OH आइन डिसॉल्व होकर फिर ये वाटर बना रहे हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें कि न्यूट्रलाइजेशन लिखते हुए एसिड अल्कली लिखें, एसिड बेस ना लिखें। ठीक है, क्योंकि अब आप ए लेवल्स में आ गए हैं तो ये सारी चीजों में पकड़ हो जाती है। क्योंकि बेस आप जानते हैं ना, बेस में फिर अब ये सब चीजें फाइन ट्यून करने वाली कि आप जानते हैं ना कि बेस के अंदर जो है वो सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल। अगर वो इनसॉल्युबल हुआ तो OH आइन देगा ही नहीं। समझ आ रही बात? इसलिए एसिड अल्कली बढ़ जाए। क्लियर है भाई? आयशा, आयत, फातिमा, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास? चल, उसके बाद आता है, ओए सवाल आ गया भाई। इन एन एक्सपेरिमेंट, ओके, हाईलाइट करते जाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 50 cm3, क्या क्या डेटा है भाई? डेटा पकड़ लो। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसकी? NaOH की। इज एडेड टू 60 cm3 ऑफ 1 mole/dm³ H2SO4। ये आपके पास H2SO4 का डेटा आ गया। क्या? इसका वॉल्यूम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन।
इन अ पॉलीस्टाइरीन कप एंड स्टर्ड बोथ सॉल्यूशंस हैव अ टेंपरेचर। ओके, ये टेंपरेचर आ गया, इनिशियल टेंपरेचर है ये। बोथ सॉल्यूशंस हैव टेंपरेचर ऑफ 21.5 डिग्री बिफोर मिक्सिंग, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ द मिक्सर इज मेजर्ड। ओके, यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहां है? ये दी हुई है। इक्वेशन 1 में आपको नजर आ रहा है 2:1 का रेशो है। कैन यू सी दैट? ठीक है। यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। उसने क्या पूछा है भाई? H2SO4 के कितने मोल्स न्यूट्रलाइज हुए हैं? H2SO4 के कितने मोल न्यूट्रलाइज हुए हैं? कोई मुश्किल नहीं है। H2SO4 का डेटा गिवन है और NaOH का भी डेटा गिवन है। जरा जरा देखते हैं कि NaOH के मोल्स कितने हैं और H2SO4 के मोल्स कितने हैं। अगर मैं NaOH के मोल्स निकालने को कहूं तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? C इंटू वी अपॉन, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, C इंटू वी अपॉन 1000। यस और नो? वैल्यू डालो कॉन्सेंट्रेशन की जगह 2.0050 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आ जाएगा? ये NaOH के मोल्स कितने आ रहे हैं? जल्दी 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 जल्दी, अरे बता रहा हूं भाई, तू किसी का भी कर ले पहले। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कितने मोल आ रहे हैं इसके? 0.1। ओके ठीक है। अब इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालें, इसका भी डेटा गिवन है C इंटू वी अपॉन 1000। जी बेटा, C कितना था इसका? 1 मोल पर डीएम क्यूब था, वॉल्यूम था 60 डिवाइडेड बाय 1000। इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.06। 0.06 आ रहा है, 0.06 आ रहा है। ओके, बेहतरीन हो गया। अब देखो बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इक्वेशन में जाके देखें तो NaOH के हैं 0.1 मोल, है ना। NaOH के हैं 0.1 मोल। तो 0 पॉइंट, अगर देखो इसके 2 मोल्स होते हैं तो इसका 1 मोल चाहिए होता है, यस और नो? तो इसके 0.1 मोल होंगे तो इसका कितने मोल चाहिए होने चाहिए थे भाई? हाफ हो जाता ना। 0.1 से रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए होते? 0.05, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? बात समझ आ गई कि भाई 0.1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.0105 मोल्स लगेंगे, और जबकि अवेलेबल कितने हैं? 0.06। मालूम हो गया कि भाई ये एक्सेस में है ना। इसके 0.05 मोल जो हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे, 0.01 मोल एक्सेस में होगा। तो सवाल उसने पूछा था, यूज इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ दैट इज न्यूट्रलाइज। कितने न्यूट्रलाइज हुए भाई? 0 पॉइंट, बोलो कितने न्यूट्रलाइज हुए? न्यूट्रलाइज कितने हुए? 0.05 हुए। अवेलेबल कितने हैं? 0.06। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? NaOH होगा। NaOH लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यस, चलो बेहतरीन। वीआईपी समझ में आ गया, आगे चले। कैलकुलेट द थियोरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, थियोरेटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि आपने कोई टेम्परेचर लॉस वगैरह कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो टेम्परेचर लॉस भी होता है। अब कहता है इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है NaOH और H2SO4 की, विच इज -57। ये क्या है? डेल्टा H दिया हुआ है आपको, है ना। फिर फुल डिसोसिएशन H2SO4 की हो रही है, कह रहे हैं H2SO4 की फुल डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, ये क्या दी हुई है? C की वैल्यू दी हुई है। देखो मैंने कहा था गिवन होती है वैल्यू। वन, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 cm³ ऑफ फाइनल सोल्यूशन हैज मास ऑफ 1 ग्राम। क्या मतलब? 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ग्राम लेना है, यानी जो वॉल्यूम है उसको ग्राम के बराबर ले लेना है, यस और नो? 1 cm³ इज 1 ग्राम, तो 10 cm³ इज 10 ग्राम, 100 cm³ इज 100 ग्राम। देयर इज नो हीट लॉस, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। चलें, शो योर वर्किंग। क्या निकालना? क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम टेम्परेचर, चेंज नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दी, बोलो, मिक्सचर निकालना है। याद है? तो मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो थोड़ा, फॉर्मूला क्या होता था इसका? नॉर्मली Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता था, और फिर होता था डेल्टा H इज इक्वल टू Q अपॉन N, यही होता था। अब यहां पर हमें उल्टा जाना, यहां में नॉर्मली हम क्या करते, पहले ये लगाते थे फिर ये लगाते थे, लेकिन यहां उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर उल्टा, जी हाँ, Q जो है न्यूट्रलाइजेशन माइनस में होती थी, वेरी गुड, माइनस में होती थी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको तो तवज्जो सुन लो बात को, कि नॉर्मली हम जो सवाल करते हैं उसमें पहले Q निकालते हैं और उसके बाद जाके H निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो H गिवन है, यहाँ क्या निकालना है? T निकालना है, यस और नो? अबे यहाँ क्या निकालना है? T निकालना है। इसका मतलब पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? पहले डेल्टा H वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है? -Q अपॉन N। अब H की जगह क्या आ जाएगा? -57.1, यस और नो बेटा? माइनस Q की वैल्यू आपको निकालनी है, और N कितना? N है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल किसके लेंगे बेटा? HCl के लेंगे कि NaOH, सॉरी H2SO4 के लेंगे कि NaOH के लेंगे? रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? वाटर पर। तो वाटर पे डिपेंड कर रहा है मेरी जान। तो रेशो कितना है? 2:2, यानी 1:1 का रेशो है। इसके 0.1 मोल है तो इसके भी, बोलो, इसके 0.1 मोल है तो इसके भी 0.1 होंगे। डज दिस मेक सेंस? अबे हाँ ना बोल। यस,
तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 से। इज दिस क्लियर? बस सॉल्व कर लो जल्दी से। क्यू निकालो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्यू निकालो बेटा, क्यू निकालो जल्दी से। तो ये आ जाएगा 5.71। 5.7 ये किस में आता है बेटा, याद है? क्यू, ये जो वैल्यू डेल्टा एच से आती है। अरे भाई मोल समझ में नहीं आया, जाके फॉर्मूला देखो ना बेटा, क्लास में करवाया हुआ है बच्चे, क्लास में करवाया हुआ है कि जब आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्लास में लिखवाया हुआ है। अगर अभी नजर आ गया ना तो जूते खाओगे तुम मुझसे, क्योंकि कोई ऐसी बात मैं बताने से बहुत गुरेज करूंगा जो आप ऑलरेडी क्लैरिटी से पढ़ चुके हैं। जरा मैं लेके चलता हूँ, रुको जरा, अभी तुम्हारी इज्जत अफजाई करता हूँ मैं। हाय, ये आ गया हमारे पास। क्या लिखा हुआ है अंधे? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर न्यूट्रलाइजेशन से डील कर रहे होते हैं तो मोल्स ऑफ वाटर लेते हैं, लिखा हुआ है। अब वापस आओ सवाल में। सवाल में मोल्स ऑफ वाटर कितने थे? कैसे पता चलेगा भाई? एनओएच लिमिटिंग रिएक्टेंट था, एनओएच के मोल थे 0.1। तो भाई इसका रेशो देखो ना, 2:2 है। तो अगर इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, तो इसके अगर 0.1 मोल होंगे तो इसके भी 0.1 मोल होंगे। यस और नो? अब ये बच्चे बताओ, क्योंकि ये डेल्टा एच किस में होता है बेटा? किलो जूल में होता है। याद करो, ये डेल्टा एच याद है, किलो जूल, जूल की यहाँ पर मत मारी थी। ये डेल्टा एक्स किलो जूल में होता है। लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया था कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाना होता है, तो उस वक्त ये जो यहाँ पर Q आता है ये जूल्स में आता है। याद आया सबको? तो इसका मतलब इसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लो। इसे जूल में कन्वर्ट कर लो तो 5.71 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, किलो हट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 57100। क्या आ जाएगा? 57100। यस? नहीं, 5710 आएगा। 5710। हाँ जी। अब उसके बाद डेल्टा टी निकाल लो बेटा। क्लियर है? डेल्टा टी के लिए फॉर्मूला कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम सी। अब बेटा Q की वैल्यू आपके पास है 5710 डिवाइडेड बाय एम। मास कितना लोगे? याद है, मास वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लेना था बच्चों। अरे बोलो, मास वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लेना था। तो कितना कितना वॉल्यूम है बेटा हमारे पास, जल्दी से बताएं। ये 50 सीएम क्यूब है, ये 60 सीएम क्यूब है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया? 110 सीएम क्यूब। 110 सीएम क्यूब इज इक्वल टू 110 ग्राम। यस और नो? 110 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या वैल्यू गिवन थी बेटा? 18 मल्टीप्लाई बाय 4.18। सॉल्व करो बेटा, शाबाश, आंसर बताओ। क्यू 571 आ रहा है क्या? क्यू 571 आ रहा है? 5710 नहीं आ रहा। क्यू क्या आ रहा था? 571 आ रहा है। 57 571 नहीं ना, 5710 आएगा ना भाई। 571 कैसे आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? एग्जाम में एक ही चांस होता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग से बेसिक मल्टीप्लीकेशन गलत हो रही है, गधेड़े। मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तो मुझे वैसे ही समझ में आ रहा है 10 आ रहा है। भाई सॉल्व करो, डेल्टा टी निकालो, कितना आ गया? डेल्टा टी कितना आया? 12.42। बेटा क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? नो 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 नो। हमने टेम्परेचर चेंज नहीं निकालना था, हमें मैक्सिमम क्या निकालना था सवाल में? मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकाल लेंगे भाई? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। हमें T2 निकालना है, T1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 12.42 प्लस व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर गिवन था ना कहीं पर, कहाँ गया? ये रहा, 21.4। 21.4, तो 21.4 प्लस कर लें तो T2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा T2 भाई, जल्दी से? 21.4 प्लस 12.42, दैट इज 33.82 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? अरे बोलो यार, आई बात समझ में या नहीं आई? बेटा वर्किंग में कोई नई बात तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी। अगर आपने ये क्लास में पढ़ा हुआ था तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए था। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधा सीधा सवाल था। इज दिस क्लियर? अरे बोलो यार, क्लियर है? चलो, गुड 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 गुड।
मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जामिनर ने जितने डेसिमल प्लेसेस यूज किए हुए उतने तो यूज करोगे ना। मैक्सिमम टेम्परेचर राइज 33 पॉइंट, सर वो एक्सो की थी, जी हाँ। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए माइनस एक्सो को शो करता है, जो कैंसिल हो गए थे, जी हाँ। कोई मुश्किल, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH एंड NaOH इज दिस। ठीक है जी, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इक्वेशन को कंप्लीट करना है। बहुत आसान है भाई, ये एसिड है, ये बेस है, क्या करेगा? आपको मालूम है ना मेटल क्या करता है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हो, मेटल क्या करता है, H की जगह पर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? CH3COONA, यस और नो बेटा? सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा भाई, एसिड बेस का रिएक्शन है, साथ में क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? अब इसको बैलेंस भी कर लोगे भाई, बैलेंसिंग भी तो होनी चाहिए सही से। बताओ भाई बैलेंसिंग क्या होगी? तो ये ऑलरेडी बैलेंस है मेरे ख्याल है, जी हाँ ऑलरेडी बैलेंस है। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। कोई मुश्किल? ओह, चल। अब आगे कहता है, बड़ा प्यारा सवाल आ गया है, एक नंबर का सवाल है, आसान है लेकिन है प्यारा। वैल्यूज ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर शोन। दो सॉल्ट्स हैं, देखो NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl से, NaOH रिएक्ट कर रहा है CH3COOH से। दोनों में ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक एसिड है भाई। अब जनाब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आप देखो डिफरेंस देखो, दोनों में रिएक्शन भी 1:1 के रेशो में हो रहा है, लेकिन देखो यहां पर मिल रही है -57.1 एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और यहां पर लेस एनर्जी मिल रही है। कैन यू सी दैट? यहां पर लेस एनर्जी मिल रही है, यस। ये दिख रहा है सबको? यहां ऊपर जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो मोर एनर्जी मिल रही है। अब सवाल क्या है? सजेस्ट का मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। व्हाई द वैल्यू ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीक एसिड दिस reacting with NaOH is different to the value obtained using a strong acid HCl. Assume that the values are determined under the same conditions. मेरे बच्चे, कहता है दोनों वैल्यूज को सेम कंडीशंस में डिटरमाइन किया गया है, फिर ये वैल्यू कम क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो रेडिली डिसोसिएट हो जाता है, यस और नो? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो रेडिली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे वीक एसिड को भी उतना डिसोसिएट करना हो तो क्या खुद ब खुद होगा? नहीं होगा। जब खुद ब खुद नहीं होगा तो मुझे इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या मतलब? न्यूट्रलाइजेशन में मान लो 100 रुपए रिलीज हो रहे हैं, 100 रुपए रिलीज हो रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन में, 100 रुपए रिलीज हो रहे हैं HCl से। लेकिन जब CH3COOH रिलीज करना चाहेगा 100 रुपए, तो उसे उतना डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब भी करनी पड़ेगी, ऐसा नो? भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो डिसोसिएशन बढ़ जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो डिसोसिएशन बढ़ जाती है। मान लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, वो खुद ब खुद डिसोसिएट हो गया और उसने एनर्जी रिलीज कर दी, लेट सपोज 100। लेकिन अगर मैं उतना ही, क्योंकि देखो यहां पर वो कह रहा है सेम कंडीशन, अगर मैं उतना ही डिसोसिएट करना चाह रहा हूं, किसको? किसको? CH3COOH को, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से अगर वो 100 एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसने 20 एब्सॉर्ब भी की थी, तो नेट सम कितना हो गया? 80 हो गया ना? यस और नो बेटा? बात समझे नहीं समझे? कि जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली आयोनाइज, बोलो भाई, नहीं होता, और अगर मुझे उसे आयोनाइज करवाना है तो इवेंचुअली क्या होगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। डज दिस मेक सेंस? कि भाई HCl खुद ब खुद आयोनाइज होगा और H आयन रिलीज करेगा, जो OH के साथ कंबाइन होंगे और एनर्जी रिलीज कर देंगे वाटर बनाने में। लेकिन CH3COOH चूंकि वीक एसिड है, तो वो H आइन रिलीज करने के लिए पार्शियली डिसोसिएट होगा, फुली डिसोसिएट नहीं होगा, और उतने H आइन रिलीज करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी इसको एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी, ऐड करनी पड़ेगी टू रिलीज सेम नंबर ऑफ H आइन, जिसकी वजह से नेट सम क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। चलो भाई लिख देते हैं, CH3COOH being weak acid absorb extra energy to release same number of H ions. Is this clear? क्या सीखने को मिला? कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
वो एचाइन रेडिली रिलीज करता है, ये तो आपको पता है। वीक एसिड कम रिलीज करता है, लेकिन अगर मैं वीक एसिड को एनर्जाइज करूं और उतने ही एचाइन रिलीज कराना चाहूं तो बेटा मुझे एनर्जी देनी पड़ गई ना। तो जब एनर्जी देनी पड़ जाएगी तो नेट सम कम हो जाएगा। एनर्जी रिलीज हो रही थी 100, लेकिन एनर्जी देनी भी पड़ गई तो नेट सम डिक्रीज हो जाएगा। यही बात हम देख रहे हैं यहाँ पर, यस और नो, कि सम डिक्रीज हुआ है थोड़ा सा। अबे हाँ ना बोल यार, इज दिस क्लियर? बेहतरीन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, तवज्जो रखेंगे बेटा। 1 घंटा में पूरा होने वाला है। मैंने 10:35 पे स्टार्ट किया था, 10:33 हो गए। 1 घंटा पूरा होने वाला है, हम चौथे क्वेश्चन पे आए अभी, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मेड इन लेबोरेटरी बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा क्लोराइड का जिक्र आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र आ गया। कौन सा चैप्टर शुरू हो गया है? कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? ये ग्रुप 17। कौन सा चैप्टर शुरू हो गया भाई? ग्रुप 17। तो मेरे बच्चे, ग्रुप 17 के नोट्स में खोल लेता हूं, क्योंकि रिएक्शन जहां आते हैं वहां पर आप बच्चों को याद करना मुश्किल होता है। तो जरा ग्रुप 17 के रिएक्शन निकाल लेते हैं, ताकि वहां से हिंट देना आपको आसान हो। दूसरी चीज ये है कि आप भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला अगर आपने अच्छे से रिवीजन की भी होगी तो टेंशन नहीं होगी। तो जरा देखते हैं ग्रुप 17 के रिएक्शन ये आ गए। देखें, हैलाइड का रिएक्शन, डायरेक्टली मैंने वही हेडिंग निकाली है। हैलाइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ, याद है? पहले एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, NaCl का रिएक्शन, फिर NaBr का रिएक्शन, फिर NaI का रिएक्शन। याद आ गया? ये सारा कुछ बनता था। चलो अब सवाल देखते हैं, अब सवाल पे वापस आते हैं, जब दिमाग में होगा। कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl। अब मुझे बताएं, HCl जो है, क्या पढ़ा था हमने कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एबिलिटी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इंक्रीज होती थी, याद है? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता था बच्चों? याद करो, HI होता था। यस, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता था भाई? HI होता था। HCl सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है, ये टूटता भी नहीं आसानी से। तो बेटा HCl जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? H2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी क्या बोल रहा है? कहता है भाई पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। हाँ भाई बताओ, क्लोराइड आइन जो होते हैं, हमने क्या पढ़ा था? वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन जो लूज करने की एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो अब बेटा रिएक्शन क्या किया था हमने, जल्दी से बताइए। याद कीजिए, पहले स्टेप में कौन सा रिएक्शन होता था? एसिड बेस रिएक्शन होता था, यस और नो? एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? याद कीजिए, एसिड बेस रिएक्शन में भाई ये एसिड था, याद करो, एच आइन देता था और ये उसे एक्सेप्ट कर लेता था। तो भाई कुछ कहानी कैसी बनती थी, याद है किसी को? हमारे पास बनता था KHSO4। देखो, अगर मैं तुम्हें नोट से याद दिलाऊं तो देखो, जब तुमने रिएक्शन यहाँ क्लोराइड के साथ किया हुआ है तो आप देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? NaHSO4, यहां इसमें H को एक्सेप्ट कर लिया, ये H को लूज कर देता था। याद आया? याद आया बच्चों? बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। और मेरे बच्चे, यही रिएक्शन आपको यहां पर करना है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो यहां पर पोटेशियम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? KHSO4, NaHSO4 की जगह KHSO4, और साथ में यहां पर बोलो भाई HCl। इज दिस क्लियर? सेम रिएक्शन है, यस और नो? बोलो बेटा, सेम रिएक्शन है। बेहतरीन हो, बेहतरीन हो, बेहतरीन हो। आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो। अच्छा, इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा, बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस है या नहीं है। तो आपके पास यहाँ एक Cl है, यहाँ यहाँ एक पोटेशियम है, यहाँ एक पोटेशियम है, यहाँ एक सल्फेट है, यहाँ पर एक सल्फेट है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है। हाइड्रोजन यहाँ दो हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन दो हैं, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है जी, आगे चलें। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू सोडियम आयोडाइड। बेटा क्या, क्या देखो रिएक्शन याद करो। जब हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन H2SO4 से कराते थे तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ये बहुत ही ज्यादा थर्मली लेस स्टेबल होता है, और आपने पढ़ा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यस और नो? जिसकी वजह से ये तेजी के साथ जनाबे आली ब्रेक डाउन हो जाता था, और ब्रेक डाउन होकर फर्दर प्रोडक्ट्स फॉर्म करता था। याद है या नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, यहां पर इसने सवाल में क्या पूछा? एवरीबडी कैन रिलेट। भाई आयोडाइड का सवाल आ गया, क्या बोला उसने? एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकता? तो आप क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड में
जो आयोडाइड आइंस होते हैं आर रेडिली, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होकर ये क्या करते हैं, टू फॉर्म फर्दर प्रोडक्ट्स विद H2SO4, जैसा कि क्या क्या बनता था, लाइक, याद है क्या क्या बन सकता था, SO2 बन सकती थी, सल्फर बन सकता था, H2S बन सकती थी, यस और नो, इवन के I2 भी बनता था, याद आया। मल्टीपल गैसेस, भाई देखो ना यहाँ पर क्या देखा कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है H2SO4 से रिएक्ट करके, क्यों, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रेडिली ऑक्सीडाइज होता है और SO2 SI2 या H2S जैसे प्रोडक्ट बना लेता है, HI ऑब्टेन नहीं होता। क्या किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, यस और नो। यहाँ पर हमने सारी ऑब्जर्वेशंस भी बताई थी, कोई मुश्किल, एवरीबॉडी, बेहतरीन हो गया। चलो, अब कहता है भाई अ सैंपल ऑफ एच आई इज एडेड, ओके पार्ट बी आ गया, टू 2 DM क्यूब वेसल, यहां देखो वेसल 2 DM क्यूब की है, एट अ 764 केल्विन एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, यहां रिएक्शन दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम द मिक्सचर कंटेन, ओके इक्विलिब्रियम पर 1.70 मोल है हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। State one difference in the appearance of the initial reaction mixture compared to mixture at equilibrium। बहुत आसान है, इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है जो क्या होता है, कलरलेस होता है, जबकि बाद में इक्विलिब्रियम पे आयोडीन गैस आ रही होगी। भाई ऑब्जर्वेशन किस पर होती है, कलर्स पर होती है ना, आयोडीन गैस की क्या ऑब्जर्वेशन होगी भाई, आयोडीन का कलर क्या होता है, आयोडीन का कलर क्या होता है, वॉयलेट वेपर्स होते हैं या पर्पल पर्पल वेपर्स होते हैं, यस और नो। इसका मतलब स्टेट वन डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ द इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर, इनिशियल रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कलरलेस होगा, और इक्विलिब्रियम पर अगर हम जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पर हमें पर्पल गैसियस वेपर मिलेंगे, यस और नो। किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। डज दिस मेक सेंस, ठीक है, आगे चलो। डिड्यूस द एक्सप्रेशन, अरे यार क्या सवाल आ गया भाई, केसी की एक्सप्रेशन बनाओ। अब भाई लाइट पर्पल, भाई लाइट और डार्क पे नहीं जाना, बस पर्पल लिखोगे एक्सेप्ट हो जाएगा, लाइट और डार्क कितनी बात नहीं करिए। चलो भाई केसी की इक्वेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखने को बोला है, क्या एक्सप्रेशन होती है भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो H2 अपॉन I2, कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, उसके बाद क्या होगा HI, और HI के ऊपर क्या नहीं भूलना है भाई, स्क्वायर, HI के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर, कोई मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, भाई रिएक्शन क्या था, HI गिव्स H2 प्लस I2, आपको मालूम है कैसे करना है भाई, आपको इक्विलिब्रियम पे याद है इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, कितनी थी, 1.70 मोल इक्विलिब्रियम पे इसका गिवन है, 1 पॉइंट कहां गया, लिखा हुआ था ना, कहां गया, ये रहा, 1.70 मोल इक्विलिब्रियम पर गिवन है, कोई मुश्किल बच्चों, हाँ जी 1.70 मोल गिवन है। और मेरे बच्चों जहन में रखें कि आपने मोल गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम था याद रखो, देखो यहां दिख रही है 2 DM क्यूब, कितना था भाई, 2 DM क्यूब था, तो ये 1.70 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यस और नो, बोलो। और ये कितना होगा, एक्स एक्स होगा बच्चों, ये कितना होगा, एक्स और एक्स, कोई मुश्किल। भाई देखो ना हमारी इक्वेशन में, मैं अगर अपने अपने वाले तरीके से याद दिलाऊं तो याद करो, हम लोग क्या करते थे, इनिशियल मोल्स क्या होते थे, A 0 0, फिर ये क्या होता था A-2x, और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स, यहां पर A-2x का आंसर दिया हुआ है तुम लोगों को या नहीं दिया हुआ, 1.70। अब कॉन्सेंट्रेशन में ये तो इनिशियल मोल, ये इक्विलिब्रियम मोल होते थे, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करते थे भाई, इसको डिवाइड करते थे ना वॉल्यूम से, तो ये 2 DM क्यूब है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, यस और नो बेटा, यस और नो। अरे A-2x से x कैसे निकालोगे आयशा फैसल, ए की वैल्यू थोड़ी गिवन है, ये तो तुम्हें वो दिया हुआ है ना भाई, क्या दिया हुआ है तुम्हें, केसी गिवन है ना बेटा, केसी गिवन है, हो जाएगा ये, केसी गिवन है बेटा, 0। अबे ए है ही नहीं लल्लू, ए जब है ही नहीं तो कैसे निकाल लिया तुमने एक्स की वैल्यू, पागल तो नहीं हो गए तुम लोग। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की जगह यहाँ एक्स और एक्स आ जाएगा, बच्चे एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं, यहां पर एक्स और एक्स आ जाएगा, और नॉट ओनली एक्स और एक्स, क्या आएगा, x/2, बोलो यार, x/2 इंटू x/2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा,
1.70, 1.70 इसको डिवाइड कर लो। 1.70 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनता है यहां पर? 1.70 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनता है यहां पर? 1.70 डिवाइडेड बाय 2, 0.85। तो यूं समझ लो कि ये आ जाएगा 0.85 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व करके एक्स निकल आएगा, जल्दी से बताओ। सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे। केसी की वैल्यू गिवन है बच्चे 0.0217, यहां है 0.0217 मल्टीप्लाई बाय 0.85 का स्क्वायर कितना बनता है? 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.85, ये आता है 0.7225, 0.7225, 0.7225 मल्टीप्लाई बाय 0.0217, 0.0217 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करो बेटा, आंसर निकालो। एक्स का फाइनल आंसर बताओ मुझे। एक्स का फाइनल आंसर बताओ बच्चों। मैथमेटिकल सॉल्यूशन में गड़बड़ नहीं कर देना। एक्स का फाइनल आंसर बताओ बच्चे। 0.25 आ रहा है। एक्स कितना आ रहा है? 0.25 आ रहा है। बेटा 0.25 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन कौन सी चाहिए थी? आयोडीन की। और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? एक्स है कि एक्स बाय 2 है बेटा? आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है या एक्स बाय 2 है? यहां पर गड़बड़ नहीं कर देना। आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? एक्स थी कि एक्स बाय 2 थी? आयशा फैसल एक्स बाय 2 थी। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.125। क्लियर? यहां पर भर्ण मार देते हैं बच्चे कि यहां तक एक्स तक तो सीधा सीधा सवाल है, एक्स तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अरे भाई एक्स तक तो कोई मुश्किल नहीं है ना, लेकिन ये आंसर एक्स नहीं है बल्कि एक्स बाय 2 है। एक्स बाय 2 क्यों है? क्योंकि यहां हमने लेट किया अपनी वर्किंग में कि भाई ये a माइनस 2x है, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2, तो दीज वैल्यूज आर नॉट एक्स, एक्स बाय 2। तो एक्स बाय 2 का आंसर लिखना था। क्लियर? क्लियर? अगर गलती से एक्स बाय 2 ना करें तो 1 मार्क कट जाएगा। जी हाँ बेटा कट जाएगा, लाजमी सी बात है। भाई 3 नंबर है, लाजमी कटेगा। सिंपल, इसमें क्या है मसला? चलो नेक्स्ट। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 500 केल्विन। अब इस एक्सपेरिमेंट को 500, पहले कितने डिग्री पे कर रहे थे भाई? पहले कितनी डिग्री पे कर रहे थे? 764 पे कर रहे थे। ओके, बहुत आसान है भैया। एक्सपेरिमेंट पहले 764 पे कर रहे थे, अब कर रहे हैं 500 पे। द वैल्यू ऑफ केसी अंडर दीज कंडीशन 0.00625 हो गई। पहले कितनी थी? पहले थी 0.0217। ओके, 0.0217 थी पहले वाली। हाँ भाई, केसी बढ़ गई डिक्रीज हो गई? जल्दी से बताओ। केसी बढ़ गई डिक्रीज हो गई? जब टेम्परेचर कम किया तो केसी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। याद रखो बेटा, याद रखो, हमने पढ़ाया था कि कांस्टेंट्स को कोई और फैक्टर चेंज नहीं कर सकता सिवाय टेम्परेचर के। यस और नो? कांस्टेंट्स को कोई और फैक्टर चेंज नहीं करता सिवाय टेम्परेचर के। ये बात आपको बताई गई है। यस। तो बेटा टेम्परेचर चेंज हुआ। अब मुझे बताओ केसी कम हो गई। केसी कब कम होगी? लॉजिक है तुम्हारे पास? लॉजिक है? केसी की वैल्यू कब कम होती है? जब प्रोडक्ट ज्यादा बने, कम बने? भाई केसी की वैल्यू कब कम होती है? जब प्रोडक्ट कम हो जाए, रिएक्टेंट बढ़ जाए। प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, ये कौन सा शिफ्ट है? ये कौन सा शिफ्ट है? राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है? बैकवर्ड शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट है, बैकवर्ड शिफ्ट है। यस। क्लियर? इसका मतलब टेम्परेचर मुझे कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है। यस और नो? टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है, तो ये एंडोथर्मिक की निशानी है या एक्सोथर्मिक की? टेम्परेचर कम करने से, बोलो। हमने पढ़ा था, वेरी गुड मेरे बच्चों। जब टेम्परेचर ज्यादा करते हैं और फॉरवर्ड शिफ्ट आता है तो हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक है। और टेम्परेचर कम करते हैं और फिर बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कैसा है? बैकवर्ड रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। और फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? भाई दे यार तुम लोग, ए और बी। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से, पहले समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाना किसको सपोर्ट करता है? एंडो को। टेम्परेचर कम करना किसको सपोर्ट करता है भाई? एक्सो को। ठीक है? तो अगर मैं टेम्परेचर यहां पर कम कर रहा हूं जैसा कि एग्जामिनर ने दिखाया, और बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कैसा है? एक्सो है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जाहिर है कैसा हो जाएगा? एंडो। इज दिस क्लियर? डज दिस मेक सेंस? क्लियर है?
बैकवर्ड में जा रहे हैं ना, इसका मतलब बैकवर्ड, लोअर टेम्परेचर सपोर्ट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद है, टेम्परेचर कम करो, जिसको नहीं चाहिए मत दो, कुछ याद आता है एवरीबडी इन द क्लास? चलो अब सवाल देखते हैं। कहता है डिस्क्राइब द डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 500 केल्विन कंपेयर टू 764। भाई बैकवर्ड शिफ्ट आ गया तो कंपोजिशन में क्या फर्क आएगा? जब बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, रिएक्शन ये था HI गिव्स H2 प्लस I2। अब जब बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, बैकवर्ड शिफ्ट आने का मतलब क्या हुआ कि आयोडीन का मिक्सचर कम हो गया। जब आयोडीन का मिक्सचर कम हो गया तो बेटा उसने सवाल में पूछा कि भाई बताइए कॉम्पोजिशन का डिफरेंस बताइए, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की अमाउंट कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, यस और नो, और HI की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। अपीयरेंस नहीं बतानी है, क्या बतानी है? कॉम्पोजिशन। तो आप क्या बोलोगे? एट लोअर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्लियर है भाई? मुफ्त के नंबर है ये, मुफ्त के नंबर। HI इंक्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, बोलो यार जल्दी 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 जल्दी, डिक्रीज। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? चलो आगे चलो। यूज ली शेटलर प्रिंसिपल टू डिड्यूस वेदर द डीकम्पोजिशन ऑफ HI इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ भाई, क्या फैसला किया हमने? ये डीकम्पोजिशन ऑफ HI ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? क्या पता चला? डीकम्पोजिशन ऑफ HI एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। डीकम्पोजिशन क्या है? एंडोथर्मिक है। और कैसे पता चला? कि जब हमने टेम्परेचर को कम किया है तो इसने बैकवर्ड या एक्सोथर्मिक पार्ट को फेवर किया है, रिवर्स को फेवर किया है। बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यस और नो? भाई डीकम्पोजिशन तो फॉरवर्ड में हो रही है ना, यस और नो? कोई मुश्किल तो नहीं है इस बात में? एवरीबडी इन द क्लास, एवरीबडी इन द क्लास क्लियर है? भाई आपको पहले बताना है एंडो है एक्सोथर्मिक, अब जवाब दोगे एंडोथर्मिक है। कैसे बताया आपने एंडोथर्मिक है? आप बोलोगे एज डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स या शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड। यही रीजन है बच्चों कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने देखा इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स में चला गया, इसका मतलब फॉरवर्ड पार्ट एंडोथर्मिक है। कोई मुश्किल तो नहीं है एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थकना नहीं बेटा, थकना नहीं बेटे। चलो, Y is formed from X in a single, ऑर्गेनिक आ गई भाई, ऑर्गेनिक आ गई। देखते हैं जल्दी 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 आइडेंटिफाई करो ये क्या है भाई, कौन सा ग्रुप है ये? जल्दी जल्दी। कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे देखो क्या हो रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी OH में कन्वर्ट हो गया, कीटोन भी OH में कन्वर्ट हो गया। क्या हुई है ये? दिस इज रिडक्शन। क्या हुई है? रिडक्शन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सबको रिड्यूस कर देता है? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था आपने? LiAlH4। ये पावरफुल होता है, यस और नो? ये पावरफुल वाला होता है। और जो वीकर वाला था वो कौन सा था? NaBH4। याद है भाई? NaBH4 ये वीकर था, ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को करता है, एल्डिहाइड कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को नहीं करेगा। चलें जी। अब कहता है डिड्यूस द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ वाई का इंपेरिकल फार्मूला बनाना है। कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? एटम्स काउंट कर लो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 13 नहीं हो, 1 4 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन हो गए। और उसके बाद ऑक्सीजन कितने? 2 है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा कैंसिल करके? C3H7O, यस और नो? क्लियर? मुफ्त के नंबर हैं। अरे हाँ ना बोल यार, क्लियर है भाई? यस और नो बच्चा? चलो आगे चलो। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ Y फ्रॉम X रिक्वायर्स एडिशन ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म, यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, देखो मेंशन किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन यूजिंग, बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, and H symbol for the reaction in 5.1, use H to represent one atom of hydrogen from the reducing agent। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा?
LiAlH4, NaBH4 नहीं लिख सकते। और यहाँ ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका निकालना है भाई, एक्स का। एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें, एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें भाई कितने कार्बन है दोबारा से, एक कार्बन ये है CH3, एक कार्बन ये है, एक CH2 और एक कार्बन ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 है हाइड्रोजन। भाई गलती करूं तो बता देना यार, मैं भी काउंटिंग कर रहा हूं, इंसान हूं मैं भी। 10 हाइड्रोजन है, हाँ भाई। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। तो C6H10O3, ओके, C6H10O3। अब अगर तुम लोग को याद हो बेटा, यहां है इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम लोग को याद हो तो बेटा कार्बोनाइल को रिड्यूस करना होता है, और किसको रिड्यूस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। थोड़ा यहां देखो, यहां देखो, जब मैं कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता हूं और कंपेयर टू दैट कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करता हूं, तो आपको याद है ना क्या होता था भाई, ये ऑक्सीजन निकलता है, बोलो, ये ऑक्सीजन निकलता है यहां से, ये ऑक्सीजन निकलता है, तो डबल बॉन्ड टूटता है। तो डबल बॉन्ड टूटने के लिए यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई, यहां से डबल बॉन्ड खत्म कर दिया मैंने, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां आ गए, यस और नो, 2 हाइड्रोजन यहां आ गए। अबे हाँ ना बोल यार। इसी तरह बच्चों, यहां पर जब कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं, जब डबल बॉन्ड तोड़ोगे, अगेन 2 हाइड्रोजन यहां आएंगे, यस और नो। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हो गए। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। और जो ऑक्सीजन बच्चों निकलता है, याद करो, जो ऑक्सीजन निकलता है कार्बोक्सिलिक का तो ऑक्सीजन निकल जाता है, उसको वाटर भी तो बनाना होता है भाई। जो ऑक्सीजन यहां से निकलता है उसको वाटर में भी तो कन्वर्ट करना होता है। जब वाटर में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। दोबारा तवज्जो सुनो, यहां पर मैं थोड़ा बताने में मिस्टेक कर गया, दोबारा देखो। ये CO होता है, जब आप कार्बोनाइल की रिडक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां आता है और एक हाइड्रोजन यहां आता है, जब तो ये अल्कोहल बनता है, यस और नो, जब भी तो ये अल्कोहल बनता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता। लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन करते हो तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता था, और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए भी 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहां चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगाने के लिए चाहिए होंगे, और 2 हाइड्रोजन वाटर बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 6, वेरी गुड। तो यहां पर आ जाएगा 6, और जब 6 हाइड्रोजन आएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, अब यहां सीधा सीधा मैं 4 इसके अंदर ऐड कर देता हूं, तो इसमें मुश्किल नहीं है, C6H14O3 हो जाएगा, यस और नो। साथ में एक वाटर बनेगा, डज दिस मेक सेंस भाई। 6 हाइड्रोजन में से 4 इधर ऐड होंगे, 2 वाटर बनाने के लिए जाएंगे। इज दिस क्लियर, इसको बैलेंस क्यों नहीं करते, बैलेंस ही तो है ऑलरेडी, अब क्या जान लेगा भाई, बैलेंस है क्लियर। बेटा ये कैसे किया मैंने, क्लियर है, चलो। आइडेंटिफाई सुटेबल नॉन गैशियस रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ भाई, सुटेबल नॉन गैशियस रिड्यूसिंग एजेंट बताओ भाई, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, अभी तो बताया, LiAlH4। अगर अगर रिड्यूसिंग एजेंट उसने गैशियस बोला होता तो गैशियस में फिर क्या लेते यार है? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, हाइड्रोजन और निकल का कंपाउंड, याद है, हाइड्रोजन निकल, जो अल्कीन को अल्केन में रिड्यूस कर देता है, अल्कीन को अल्केन में रिड्यूस कर देता है। अब्दुल बारी कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया बेटा, अब्दुल बारी ऊपर वाला देखो, पहले बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला तक बात समझ में आ गई ना। तुम जाओ ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर देखो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाकर देखते हो तो आपको नजर आता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करना होता है तो कैसे रिड्यूस होता है, ये कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाता है, एक एच यहाँ आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ना, एक एच यहाँ आ जाता है और एक एच यहाँ आ जाता है, और ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहता है, तो 2 एच यहाँ लगे। जब कार्बोक्सिलिक के ओ की जगह आप आते हो तो ये बॉन्ड तोड़ देते हो आप, ये बॉन्ड तोड़ देते हो, और यहां पर एक एच ऐड करते हो, यहां पर एक एच ऐड करते हो, और जो ऑक्सीजन निकलता है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 एच चाहिए। तो टोटल अगर आप करें तो 6 हाइड्रोजन बन रहे हैं, ठीक, क्लियर बच्चों, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, टाइम निष्ठा मड़ा, टाइम निष्ठा, चलो। अच्छा भाई, अब आ गया भाई, अब ये तो रिसेंट पढ़ा हुआ है भाई। कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ x। x का मॉलिक्यूल मैं खोल के बना देता हूँ, ये क्या है, CH3 CH2 हो गया, मैं ये खोल के बना देता हूँ, CH3CO CH3
CO, फिर CH2, एक दो तीन, तीन CH2 है, एक दो तीन CH2, 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 और फिर C डबल बॉन्ड OH। भाई बड़ा आसान सा शॉर्टकट है, आपको याद है ना sp3 का क्या मतलब होता है? sp3 का मतलब क्या होता है? चार बॉन्ड बना रहा हो। अबे बोलो sp3 का क्या मतलब होता है? चार बॉन्ड बना, S और P3, यस और नो? भाई चार बॉन्ड कौन बना रहा है? जो सिंगल बनाएगा। ये चार बॉन्ड बना रहा है, 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 ये। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है। भाई पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करते ना, एक दो तीन, तीन एटम से अटैच है, यस और नो? इसी तरह ये वाला कार्बन भी देखो, एक दो तीन एटम से अटैच है। बस कहानी सिंपल हो गई। ये क्या है? sp2 है, ये क्या है? sp2 है, और ये sp3, 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 sp3। कोई मुश्किल? भाई जब चार एटम से अटैच होता है, याद है ना भाई, तो sp3 करते हैं, एक S तीन P, और जब तीन से अटैच होना है तो एक S दो P, यस और नो? अबे हाँ ना बोल। तो बस अब क्या कहेंगे? sp2 वाले कितने हो गए? दो हो गए। sp3 वाले कितने हो गए? एक दो तीन चार। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरे बच्चों, कंप्लीट द टेबल 5.2। अबे तुम ख्वाजा समी, तुम खाली जो है ना रोने गाने करते रहो क्लास के अंदर, सीखो नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, पकड़ो बस रोने गाने वाली स्टेटमेंट्स देते रहो। कंप्लीट टेबल 5.2 विद द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। चलो भाई ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, फटाफट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एट भाई, एक्स में क्या क्या था? कीटोन का ग्रुप था बेटा, और कार्बोक्सिलिक का ग्रुप था, और वाई में क्या था? अल्कोहल था। यस और नो? तो बेटा शुरू करो। एक्वस सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट से कौन रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा। यस, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेंगे? एफरवेसेंस या फिजिंग होगी, एफरवेसेंसेस बनेंगे। यस और नो? यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। अल्कोहल तो रिएक्ट नहीं करता ना कार्बोनेट से, जल्दी जल्दी। यस और नो? फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये किससे रिएक्ट करता है? अगेन कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा? ऑरेंज पीपीटीज बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? नो चेंज। यस और नो? भाई ऑब्जर्वेशन लिखनी है अली बिन फराज, कि भाई जब सोडियम कार्बोनेट से एक्स रिएक्ट करेगा, वाई रिएक्ट करेगा, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? एक्स विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट है ना, एसिड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस बनते हैं। कोई मुश्किल? जबकि आ जाए एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, तो एक्वस अल्कलाइन आयोडीन में याद है आपको क्या कहा था मैंने? या तो CH3CO ग्रुप हो तो रिएक्शन होता है, या CH3CHOH ग्रुप हो। तो जरा देखें, जरा जाके पीछे, जरा जाके देखें जरा। ये CH3CO ग्रुप है, बोलो भाई। CH3CO ग्रुप है तो ये रिएक्ट करेगा। हाँ भाई, ये पढ़ा था हमने। और यहां देखो CH3CHOH ग्रुप भी है, CH3CHOH ग्रुप भी है। यस और नो? है। CH3CHOH ग्रुप है, दिख रहा है? जी हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे। यस और नो बच्चे? अली बिन फराज, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे। यस। और जब एक्वस आयोडीन से रिएक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है बेटा? येलो पीपीटीज ऑफ आयोडोफॉर्म, दोनों जगह मिलेंगी। यस और नो? येलो पीपीटीज ऑफ आयोडोफॉर्म। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल? क्लियर क्लियर क्लियर। अबे हाँ ना बोल यार, क्लियर क्लियर क्लियर। चल भाई बेहतरीन होगी। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गालिबन ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ ये लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई शुरू करते हैं भाई। कंपाउंड डब्ल्यू दिस इज यूज टू मेक एन एडिशन पॉलीमर। अरे यार बच्चों वाला सवाल है। कार्बन ड्रॉ वन रिपीट यूनिट। बेटा याद है एडिशन पॉलीमर ड्रॉ करने की ट्रिक बताई थी? सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को सेंटर कर लेते हैं। लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा देंगे दो हाइड्रोजन, राइट वाले कार्बन पे लगाएंगे एक सी और एक एन। यस और नो बच्चे? फिर मैंने क्या बताया था? वन रिपीट यूनिट ऑफ दी पॉलीमर ड्रॉ करना है। तो जो बता, क्या बताया था? जो मोनोमर होता है वही, अरे बोलो यार, जो मोनोमर होता था वही पॉलीमर होता था। यही सिखाया गया है आपको। आपने रिपीट यूनिट कैसे ड्रॉ करना है? आपने उसी को पहले तो आपको इस फॉर्म में ड्रॉ करना था, उसके बाद यहां पर आपने कंटिन्यूटी का निशान लगाना था, यहां पर कंटिन्यूटी का निशान लगाना था, यहां पर ब्रैकेट बनाना था, यहां पर ब्रैकेट बनाना था। याद आ गया? ओ लेवल वाली बात है। और यहां एन लगा देना था। कहता है ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर। कोई मुश्किल तो नहीं है? ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। इसमें ट्रिक क्या थी कि जब भी आपको मोनोमर दिया जाएगा, यू ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे फिर आसान होगा। यस, इज दिस क्लियर बच्चों? नहीं नहीं बेटा, पेन से करोगे। डायग्राम सिर्फ पेंसिल से होती है, सब कुछ पेन से होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो आगे। उसके बाद कहता है CH3CHO। भाई क्या है ये? एल्डिहाइड है। यस और नो बेटा? एल्डिहाइड है। इज अ टू स्टेप सिंथेटिक रूट टू फॉर्म W एज शोन। ओके, क्या दिख रहा है आपको? CH3CHO है,
और यहाँ देखो क्या हुआ, OH और CN आ गया। कौन सा रिएक्शन है, याद है बेटा? ये HCN वाला रिएक्शन आ गया इन प्रेजेंस ऑफ NaCN या KCN। भाई कार्बोनाइल का रिएक्शन याद है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एवरीबॉडी याद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ H आगे ऐड होता है और यहाँ पर CN आगे ऐड होता है। याद आया बच्चों? एक ही तो रिएक्शन है HCN NaCN के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ये किया OH और HCN आ गया, उसके बाद फिर आप देखो आगे क्या किया है। आगे अगर आप गौर से देखो तो आगे क्या दिख रहा है आपको? OH रिमूव हो गया है, CN अपनी जगह पर है, डबल बॉन्ड आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? OH रिमूव करके डबल बॉन्ड आया, क्या हो गया ये? डिहाइड्रेशन। क्या ये बच्चे समझ पा रहे हो? यहां से OH निकला, यहां से H निकला, देखो डिहाइड्रेशन हो गई। यस सुनो, डबल बॉन्ड आ गया, कोई मुश्किल? अब कहता है भाई नेम द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 1। हाँ भाई, क्या मैकेनिज्म का नाम होता है भाई? मैकेनिज्म का नाम क्या होता है भाई स्टेप 1 में? अली बिन फराज रिलेट कर पा रहे हो बेटा? तुम लोग को समझ में आ रहा है बच्चे, या ऊपर से आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वेरी गुड। अब इसका मैकेनिज्म दिखाना है भाई, बच्चों वाला मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप का तो मैकेनिज्म था। क्या मैकेनिज्म होता है? सारे आपको प्रोडक्ट दिखाने, चार्जेस दिखाने, डाइपोल दिखाने, लोन पेयर दिखाने। तो सबसे पहले देखो इसने एक लोन पेयर दिखाया है, आपको याद होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन छीनने वाला होता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन जो है इस कार्बन के साथ अटैच होता है। याद आ रहा है भाई? ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन छीनने वाला होता है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। सिचुएशन दरमियान में क्या क्रिएट होती है, याद करो, सब कुछ आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लोन पेयर दिखाना होगा। ऑक्सीजन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, याद है? अरे जवाब ही नहीं दे रहे, हाँ ना में तो जवाब दे दो बच्चों, क्लियर है? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज भी लाजमी दिखाओगे, लोन पेयर भी लाजमी दिखाओगे, और साथ ही साथ यहां पर CN अटैच हो जाता है। यस और नो बेटा? यहां पर CN अटैच होगा, यहां पर CH3 अटैच होगा, कोई मुश्किल? आपने कॉपी से देखकर करना है, 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। और इस स्टेप में यहां पर आप शो करते थे HCN, याद कीजिए, यहां आप शो करते थे HCN, और यहां शो करते थे कि भाई CN इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, याद कीजिए, जिसके नतीजे में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CHOH, CN, CH3, और ये वाला CN इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यस, याद आया? सारे एरोज दिखाओगे, 3 नंबर है, लूज नहीं करना यार। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करो, अब्बा बुला रहे हैं मुझे। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करो, अब्बा बुला रहे हैं, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं बस। बच्चों मौजूद है? हेलो 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 हेलो, बच्चों मौजूद है? हेलो, ओके ओके ओके। तो बेटा अगर आपको ये मैकेनिज्म याद नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि मेरा ये पार्ट कच्चा है, जाकर आपने गो थ्रू करना है। नहीं कच्चा है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख लीजिए। कहानी शुरू हुई, यहाँ पर पोलैरिटीज लगाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है इससे, यहाँ कार्बन इसको डोनेट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव, ये जाकर ऐड होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाती है। फिर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखाना है, कंप्लीट चार्ज दिखाना है। फिर ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन में CN में से इसको इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ अटैच कर लेगा, और ये CN इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। यस और नो? याद आ गया बच्चों सबको? ये सब कुछ दिखाओगे तो 3 नंबर मिलेंगे। आगे चलो, सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा था भाई? डिहाइड्रेशन हो रही थी। डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, याद है किसी को? डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या होती थी बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट। यस और नो?
क्या बात। आगे चलो, ये क्या आ गया भाई, आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई, एस और टी। ये किसका है भाई, लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इस कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रम है। एस और टी को आइडेंटिफाई करना है, बच्चों वाली बात है। जरा जल्दी से देख लें, एस कहां पर बन रहा है, ये 2000 है और ये 3000। इसका मतलब ये 2100 है, ये 2200 है, ये 2300 है। इसका मतलब 2200 से 2300 के दरमियान की पीक है, यस और नो। जल्दी जल्दी बताओ। इसी तरह टी देखो कहां बन रहा है, अगर टी को फॉलो करें तो लगभग ये हमारे पास क्या है, 2000 था, ये 1900, 1800, 1700, ये 1700 है, ये 1600, तो बिल्कुल 1600 के पास पास बन रहा होगा। तो बस देख लेते हैं, टेबल साथ में दिया हुआ है। सबसे पहले एस देख लो, 2200 से 2300 के दरमियान, 2200 से 2300 के दरमियान देखो। नाइट्राइल का पार्ट है हमारे कंपाउंड में भी है, यस और नो। नाइट्राइल का पार्ट मैच कर रहा है हमारे कंपाउंड में भी है, बेहतरीन हो गया। इसी तरह फिर दूसरी क्या बन रही थी, 1700 1600 के दरमियान, 16 टू 1700 के दरमियान, ये 16 से जरा सा पहले, 16 से जरा सा आगे, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों। देखो 16 से जरा सा ऊपर आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बोलो बच्चे, एवरीबडी कैन यू सी दैट। तो बस सिंपल हो गया। आपको उसने सवाल में आगे पूछा हुआ है, यूज द टेबल टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एस एंड टी। हाँ भाई, क्या कहेंगे, एस के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल था, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और टी के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल था, मुफ्त के नंबर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस और नो बच्चे, कोई मुश्किल। चलो आगे चलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ डब्ल्यू सी एच सी एन डू नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डू नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डिस्क्राइब स्टीरियोआइसोमेरिज्म। भाई क्या होता है, कंपाउंड्स, जल्दी जल्दी, कंपाउंड्स हैविंग सेम, बोलो भाई क्या होता था, सेम, ओहो, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट इन स्पेस, यस और नो, यही था बेटा, यस। सीधी सीधी डेफिनेशन है, स्पेशल अरेंजमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, डिफरेंट स्पेशल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, डिस्क्राइब टू इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन अल्कीन मॉलिक्यूल। एल्कीन में कौन से दो फीचर्स होने चाहिए टू शो दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कौन से दो फीचर होने चाहिए, नंबर वन, कार्बन कार्बन का बोलो डबल बॉन्ड, नंबर टू, डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट नॉट अटैच, और मस्ट अटैच टू, बोलो, टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, यस और नो बेटा, कोई मुश्किल। ठीक है जी, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यस और नो। आगे चलो, कहता है मॉलिक्यूल ऑफ सी एच सी एक्स एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ड्रॉ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। बेटा बच्चों वाला अरेंजमेंट है, आपको मालूम है, इसमें देखो ये कायरल कार्बन नजर आ रहा है आपको, ये आपको कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, सी एच वाला। तो आपने, आपको माशाल्लाह सब पता है कैसे ड्रॉ करना होता है, आए आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। आपने सबसे पहले ये वाली शेप ड्रॉ करनी होती है ना, ये वाली शेप ड्रॉ करनी होती है, और 3D शेप है। अगर आपको याद हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109.5 डिग्री का एंगल, ये फ्रंटल है, और उसके बाद ये डॉटेड लाइन होती है। ठीक है जी, अब इस पे शो कर दीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी भी अरेंजमेंट में शो कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर इसका क्या बनाना होता है, मिरर इमेज बनाना होता है। बस ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज बनाने में गलती ना करने, मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज फिर उसी हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से आपने यहां पर कहानी की है। यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ कार्बन है हमारा, यहाँ पर हमारा OH आ जाएगा, ये हमारा जो वेज शेप वाला पार्ट है थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा, साइनाइड यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद डॉटेड लाइन से आप जो बनाओगे यूं करके, ये H यहाँ आ जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों, कोई मुश्किल तो नहीं है। डॉटेड और ट्राइंगल, जी हाँ बेटा बिल्कुल, ये फ्रंटल व्यू और बैकवर्ड व्यू साथ साथ होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ये वाली लाइन सॉलिड मत कर देना, यूं करके सॉलिड मत कर देना, ठीक है। इज दिस क्लियर, चलो
इसके बाद में ही जान के टोटे कहता है ओके, प्रोपेन नाइट्राइल इज हीटेड विद हाइड्रोजन गैस एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट। ठीक है, द ओनली प्रोडक्ट इज प्रोपाइलामाइन। ओके, क्या कहता है? प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको कहते हैं भाई? नाइट्राइल किसको कहते हैं? सीएन ग्रुप को कहते हैं। यस और नो? तो यहां पर उसने थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लिया है। नाइट्राइल किसको कहते हैं भाई? सीएन ग्रुप को। और प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन। इसका मतलब मेरे पास 3 कार्बन है जिसमें से एक नाइट्राइल है, फिर बाकियों की वैलेंसी पूरी करो। स्ट्रक्चर बनाना समझ में आया? CH3CH2CN। यस और नो? दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। अब कहता है इसका रिएक्शन किसके साथ कराया है? हाइड्रोजन के साथ कराया है, प्लैटिनम कैटलिस्ट। ये कौन सी कंडीशन आ गई? रिडक्शन की कंडीशन आ गई बच्चों, रिडक्शन की कंडीशन आ गई। यस और नो? अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जब रिडक्शन होगी तो कौन से बॉन्ड पे होगी? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां आके ऐड होंगे, यहां आके ऐड होंगे। बोलो भाई। अबे वही ना, एडिशन हो गई ना। हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन भी तो कहते हैं ना। हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो एडिशन होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा? बोलो, टूट जाएगा। एडिशन होगी तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो मेरे बच्चे बताइए, पहले एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर आके हुआ, तो एक डबल बॉन्ड गया, एक ट्रिपल बॉन्ड गया। उसके बाद एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो एक और बॉन्ड गया। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तक आने में कितने कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे मुझे? सिंगल बॉन्ड तक आने में कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे बेटा? 4 या 2? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ताकि 4 हाइड्रोजन लगेंगे। या सुनो भाई, एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो दो दो बॉन्ड आ रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। यस और नो बेटा? बस अब आसान है। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3CH2CN है। रिएक्शन करेगा ये 2 हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट, जैसे उसने लिखा हुआ है, और बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। ये प्रोडक्ट कैसे बना, किसी को समझ में आया या ऊपर से चला गया? भाई रिडक्शन करनी थी ना साइनाइड की, साइनाइड ग्रुप की रिडक्शन करनी थी। यहां 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, यहां 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, तो ये भी CH2 हो गया, NH2 हो गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलो, ओके, पार्ट एफ आ गया। प्रोपाइल अमाइन कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन अ टू स्टेप सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपेन वन होल एज शोन। यहां देखो, ये प्रोपेन वन होल दिखाया हुआ है, SOCl2। याद है? देखो, OH की जगह Cl आ गया, OH की जगह Cl आ गया। बोलो भाई, OH की जगह Cl आ गया, क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई बेटा। बोलो, पढ़ा था ना, SOCl2, PCl3, PCl5, ये सारे कंडीशंस होते थे। यस, ठीक है। आगे देखो, इस Cl की जगह फिर अमाइन ग्रुप आ गया। ये कैसे आता था, याद है? अमोनिया इन इथेनॉल, अमोनिया इन एथेनॉल यूज करते थे। यस और नो? अमोनिया इन एथेनॉल यूज करते थे। वेरी गुड। अच्छा, अमोनिया इन एथेनॉल से याद आया, वो जो LiAlH4 हमने लिखा था, वो मैंने पूरा नहीं लिखा। LiAlH4 वाला कहाँ था? LiAlH4 का भी तो मीडियम था। LiAlH4 वाले सवाल में मैंने, मुझे ये किस में यूज होता था? ड्राई ईथर में। LiAlH4 इन ड्राई ईथर, LiAlH4 इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मीडियम होता था। अमोनिया का मीडियम कौन सा होता था? एक्वस होता था, एथेनॉलिक होता था बेटा? अमोनिया का मीडियम कौन सा होता था? एक्वस या एथेनॉलिक? अमोनिया एथेनॉलिक होता था। चलो भाई, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप वन। स्टेप वन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई? टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, जल्दी जल्दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? और उसके बाद आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप टू। स्टेप टू में क्या रिएजेंट है भाई? अमोनिया होती है। यस और नो? अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं, और अमोनिया के साथ हम क्या करते हैं बच्चों? इन इथेनॉलिक मीडियम, और हीट करते हैं अंडर प्रेशर। नहीं बेटा, गैस के लिए हीट अंडर प्रेशर होगा। जूम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही? अरे ड्राई ईथर मीडियम होता है बेटा। LiH4 रिड्यूसिंग एजेंट का मीडियम है। ड्राई ईथर, ईथर जो जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होता है, इस तरह ईथर की भी क्लास होती है, तो दैट इज ड्राई ईथर मीडियम। तो मेरे बच्चे अमोनिया लेते हैं इथेनॉलिक मीडियम में, और नॉर्मली देखो, जब हम लोग हीट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हीट अंडर रिफ्लक्स लिखते हैं। याद है? हर जगह हीट अंडर रिफ्लक्स लिखते हैं। जब हीट अंडर रिफ्लक्स, लेकिन गैस के लिए आप जानते हैं हमें प्रेशराइज करना होता है, तो हीट अंडर प्रेशर, हीट अंडर प्रेशर। इज दिस क्लियर? खत्म हो गया सवाल। अब मेरे बच्चों, मुझे ईमानदारी से बताओ,
मुझे ईमानदारी से बताओ कि अगर ये पेपर तुम कर रहे होते अभी, तो कहाँ, तुम्हें क्या लगता है कहाँ कहाँ तुम्हारे मार्क्स कट जाते? मुझे ईमानदारी से हर बच्चा एनालिसिस दो। देखो 12:17 पर इतना मंजन बेच बेच के, इतना समझा समझा के, इतना गला फाड़ फाड़ के किया है, तब भी हमें इस पेपर को 10:35 पे मैंने स्टार्ट किया था, और अभी टाइम हो रहा है 12:17 यानी ये समझो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 25 मिनट, और उसके बाद 20 मिनट यानी 15 मिनट, और 1 घंटा 25 मिनट और 15 मिनट हो गए 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे से पहले पहले हमने इसे समझ समझ कर कर लिया है। इक्वेशन में क्या लगता है बेयर मिनिमम, मुझे अपना अपना सारे बच्चे स्कोर बताओ, पेपर आपने मेरे साथ देखा, बेयर मिनिमम कितना स्कोर आ जाता? बेयर मिनिमम इस पेपर में, बी रियलिस्टिक, कम आता, मुझे बताओ बेयर मिनिमम इस पेपर में कितना स्कोर आता तुम्हारा? किसी का 10 आता, मुझे बोलो 10 आता, किसी का 10 आता, मुझे बताओ 10 आएगा। मेरे बच्चे इस पेपर में, मेरी जान के टोटे, इस पेपर ऐसी सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, नए सवालों की लर्निंग देनी थी। इस पेपर में माशाल्लाह ग्रेड ए के लिए आपको चाहिए थे सिर्फ 35 मार्क्स, ग्रेड ए के लिए चाहिए थे सिर्फ 35 मार्क्स, और ग्रेड ई के लिए चाहिए थे सिर्फ 14 नंबर। पास होने के लिए सिर्फ 14 नंबर चाहिए थे। जब पेपर में आपको कोई नई चीज नजर आती है ना, यही तो समझाना चाह रहा हूं, पेपर में जब कोई नई चीज नजर आती है, तो वो नई चीज सबके लिए नहीं होती है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए इससे कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, आपने कोई भंड नहीं मारना है। 35 नंबर पर ए है भाई, 35 मार्क्स में ए है इस पेपर पे, 35 नंबर पे मार्क्स पर ए था इस पेपर में, और 14 मार्क्स पे ई था। तो आप समझें कि 14 नंबर बेयर मिनिमम, यानी सर पता नहीं पास भी होंगे नहीं होंगे, भाई बहुत मुश्किल है फेल होना इसके अंदर। दूसरा, ओनली 35 मार्क्स, कहां कहां गलती करते, कितनी गलती करते भाई? ये ऑर्गेनिक का सवाल तो सबको आता था, अरे बोलो यार, ये ऑर्गेनिक का सवाल तो सबको बहुत अच्छे से आया था, ये सुनो। तो अगर आप ऑर्गेनिक का सवाल देखें या आखिरी दो क्वेश्चन देखें, तो वो 15 नंबर और 8 यानी तकरीबन कोई 22-25 नंबर तो आपको दो सवालों में मिल गए। शुरू के आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोपिक मास वाला सवाल है, वो 8-9 नंबर का, वहां से नंबर मिल गए। दरमियान में आपको वो हेसेस लॉ वाला सवाल आया, एमसी डेल्टा टी वाला, वो सीधा सीधा सवाल था। तो अगर आप नंबर उठाते जाएंगे तो कुछ भी करके आपका ए आएगा, कुछ भी करके आपका ए आएगा। अली कह रहे हैं हमारा ऐसा पेपर नहीं बेटा, आप गलत दुआ कर रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह बस जैसा भी पेपर आए मुझे आता हो। याद रखें पेपर अगर बहुत सिंपल आ गया तो आप क्योंकि देखो बच्चे सिली मिस्टेक करने से काम खराब होता है। जब पेपर बहुत आसान आ गया तो कोई भी तेज बच्चा होगा ना, वो सिली मिस्टेक नहीं करेगा, और आप करके आ जाओगे, तो आप उनसे नीचे चले जाओगे। तो इसलिए याद रखो पेपर जो है, दुआ ये करो या अल्लाह जो भी पेपर आए उसमें खैर हो, उसमें खैर हो, वो हम अच्छे से कर लें। समझ आ रही है? अब आप देखो ना, यहां से अब मार्क्स गिनना शुरू करो। मैं तुम्हें स्मार्टली बता, देखो हर पेपर को सॉल्व करने के बाद ना आपकी ऐसी सेल्फ एनालिसिस अगर नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है इस पेपर को करने का, भी बता दूं मैं आपको। सेल्फ एनालिसिस, आप कहते हैं यार ये नंबर मुझे लाजमी मिलता है, ये नंबर मुझे, 2 नंबर हो गए, देखो काउंट करो, 2 नंबर यहां हो गए, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, 4 नंबर हो गए, ये सबको आता था, 5 नंबर हो गए। उसके बाद चलो ये नया था, चलो मान लो ये गलत कर लिया, 5 नंबर हो गए। ये भी किसी ने गधे ने गलत कर दिया, 6 नंबर गया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना आसान था, 6 नंबर हो गए। ये आसान था, 7 नंबर हो गए। तो बेयर मिनिमम 7 नंबर यहां से हर गधे को हासिल करने चाहिए थे 9 में से। आगे चलो, उसके बाद फिर इंसॉल्युबल लेयर वाला पॉइंट सबको पता था, 8 नंबर हो गए। फिर सोडियम का पता था, 9 नंबर हो गए। चलो ये वाला मान लो रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। नाइट्रेट का सबको पता था कि मैं ग्रुप 2 का नाइट्रेट है, तो 10 नंबर हो गए। उसके बाद 11 नंबर हो गए। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या पता था आपको, 12 नंबर हो गए। ये रिएक्शन सबको पता था कि कैसे करना होता है, 13 नंबर हो गए। वाटर के साथ 14 नंबर हो गए। उसके बाद पीएच क्यू डिक्रीज हो गई, ये भी आपको मालूम है, 15 नंबर हो गए। 15 नंबर यहीं मिल गए आपको। आगे चलो, डेफिनेशन पता थी आपको, 2 नंबर यहाँ, 16-17 नंबर हो गए। ये रिएक्शन, ये सवाल बिल्कुल बेसिक था, 3 नंबर यहां से हो गए, 20 नंबर ये निकल आए। बेयर मिनिमम कह रहा हूं, ये सबसे आसान सवाल था, 21 नंबर हो गए। चलो ये नहीं आता था, छोड़ दो इसको, 21 नंबर हो गए। आगे चलो, ये रिएक्शन सीधा सीधा ग्रुप 17 का था, 22 नंबर। उसके बाद ये रिएक्शन सीधी सीधी बात थी, 23-24 नंबर। ये सीधा सीधा सवाल था, 25, 26,
और 26 और 3, मान लो आखिरी आंसर गलत हो जाता, 2 नंबर मिलते, तो आपको मिलते 28 नंबर। यहाँ 28 तक पहुंच गया। उसके बाद मेरे बच्चे, ये सीधा सवाल, ये सीधा, 28 29 30, 30 नंबर तक पहुंचे। फिर 30 के बाद एक 31 32 33 34 35, 35 और 3 38 39, सीधा सीधा 39 के बाद 40, 40 के बाद 3 43 44, बच्चों वाला 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। अबे 54 नंबर तो अगर आप सिर्फ सिली मिस्टेक ना करें तो 54 नंबर बन रहे हैं, 54 नंबर। अगर हर एक नया सवाल आप गलत कर रहे होते तब भी 54 नंबर बनने चाहिए थे। चलो तुम्हें और ग्रेस मार्क देता हूं, 50 तो बनने चाहिए थे। अबे 50 तो बनने चाहिए थे। अबे हाँ ना बोल यार, हर एक चीज आपने लिख के की हुई है। तो याद रखें, उम्मीद करता हूं पहला पेपर किया है, दिमाग कुछ खुला, दिमाग कुछ खुला पेपर करने से मेरे साथ, या नहीं खुला? तो बस अब आपका काम क्या है, मेरी बात गौर सुनो, इस पेपर को एक बार खुद से सॉल्व करोगे, एक बार खुद से सॉल्व करोगे, और इसका वेरिएंट 2 2 सॉल्व करोगे। ठीक है जी, ये करके रखना। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।